Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. Let's begin our story Rebirth for My Love, Episode 5। आदित्य अपने असिस्टेंट को बोलने का इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा समझकर वरुण उसे बताता है, बॉस, मिस श्रेया की मॉम इस वक्त सनशाइन विला में है जो कि मुंबई से दूर एक शांत जगह पर है। वहां पर किसी का इलाज चल रहा है, पर हमें इस बात का पता नहीं चल पाया कि किसका इलाज चल रहा है। शायद कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होगा। इस बारे में मिस श्रेया को कुछ भी नहीं पता। वो इस वक्त हिमालय की ट्रिप पर गई हैं। बॉस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसका भी इलाज उस विला में मिस श्रेया की मॉम यानी कि सिया मेहरा कर रही है, उनकी सेहत शायद इस कुछ दिनों में ज़्यादा ही खराब हो रही है। इस वजह से सिया मेहरा इतनी परेशान और टेंशन में है, वो अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रही है। वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टरों की टीम उस विला में उस इंसान का इलाज कर रही है। इतना कहकर वो एक लंबी सांस लेकर अपने बॉस की तरफ देखता है। आदित्य बिना किसी इमोशन के वैसा ही चेयर पर बैठकर एक चीज को गुर रहा था। जब वरुण की बात खत्म हुई तब वो उससे कहता है, इंडिया जाने के लिए जेट रेडी करो, हम आज शाम को इंडिया के लिए निकल रहे हैं, वैसे भी यहाँ का काम हो गया है। अपनी बॉस की बात सुनकर वरुण यस बॉस कहकर इंडिया जाने की तैयारी करने निकल जाता है। उसके जाते ही आदित्य किसी को कॉल करके कुछ बताता है और फिर अपना मीटिंग रूम में बने बड़े से विंडो के पास जाके सिटी का नज़ारा देखने लगता है। विक्टोरिया क्लब लॉस एंजलिस। राघव और उसके साथ 3 ऑफिसर, उसमें से एक लेडी ऑफिसर थी, सब क्लब में जाके बार काउंटर और बैठ के देवा की गर्लफ्रेंड सानिया का वेट कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। तभी उन्हें सानिया अपने साथ 2 लाड़किया के साथ क्लब में एंट्री करते हुए देखती है। उसने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहना था और मून पर मेकअप की लेयर एक ऊपर एक लगाई थी, जिससे वो पूरी मेकअप की दुकान लग रही थी। उसने बेहद ही सेक्सी ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, जिससे उसके पतले लंबे पैर आसानी से दिख रहे थे, जिससे उस क्लब में मौजूद सारे लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। राघव और उसकी टीम ने देखते ही अपना मुंह फेर लिया, पर वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें जल्दी से उसे ये से किसी की भी नज़र में आए बिना लेकर जाना था। सानिया अपनी 2 चमचियों के साथ उस क्लब में एंटर करती है। वो वहां पर बने बार काउंटर पर जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती हैं और वहां से डांस फ्लोर पर नाच रहे लोगों को देखने लगती हैं। ये पैसों की बेहद ही लालची औरत हैं। ये देवा से कोई सच्चा प्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। वो देवा के साथ होते हुए भी और भी बहुत से लोगों के साथ इन्वॉल्व थी। जहाँ पैसा वहाँ सानिया होती ही थी। इसे देवा ही इंडिया से ये लेकर आया था और अब ये कि कल्चर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई थी। वेटर उसको ड्रिंक करके देता है, पर उसके साथ के ही चेयर पर बैठी आकृति, जो कि शिव की टीम की एक लेडी ऑफिसर है, वो बड़ी ही चालाकी से किसी के भी नज़र में आए बिना उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाती हैं। सानिया वेटर ने रेडी किया हुआ ड्रिंक उठाकर एक सांस में ही गटक लेती है। उसके साथ आया उसकी चमचिया इस वक्त डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। सानिया को अचानक अपना सर भारी होता नजर आता है। वो अपना सर पकड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वॉशरूम में जाके वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी होती है और अपने चेहरे पर पानी मारती है। तभी उसे अपने पीछे किसके होने का एहसास होता है। वो कुछ समझ पाती या कि पति वो उन नींद की गोलियां से वही बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही आकृति और राघव उसे वहां से उठकर अपने साथ ले हुए एक बोरी में भर देते हैं। उनके साथ आए हुआ एक ऑफिसर क्लब के बैक गेट पर कार लिए खड़े था और दूसरा वो लोग जी रास्ते से जा रहे थे। वो क्लियर है क्या देखता है। उसके बाद वो रास्ता क्लियर है देखने बाद इस वॉशरूम में आकर राघव और वो दूसरा ऑफिसर इस बोरी को उठाकर क्लब के पीछे वाल रास्ते से बाहर चल जाते हैं। आकृति भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। ये काम उनके लिए बेहद आसान हो गया था, क्योंकि उस क्लब के बैक साइड का काम चल रहा था, जिस वजह से इस वक्त वहां पर कोई नहीं था और कैमरों को तो उनने पहले ही हैक करके रखे थे। वो लोग सानिया को कार में डालकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। किसी को भी सानिया के किडनैप होने का पता नहीं चला। उसके साथ आई हुई उसकी चमचिया तो इस वक्त अपने नए पार्टनर के साथ डांस करने में बिजी थी। सानिया को वो लोग लेकर सेफ हाउस के एक रूम में चेयर पर बंद कर रख देते हैं और आप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हिमालय। श्रेया ने लास्ट का द्वार भी पर कर दिया था। वो इस वक्त गुरु माँ के सामने थी। गुरु माँ इस वक्त अपने ध्यान में थी, तो श्रेया भी उनके सामने ही हाथ जोड़कर अपना ध्यान केंद्रित करती है। लगभग 1 घंटे बाद गुरु माँ अपनी आंखों को खोलती है तो उनके सामने अपने दोनों हाथ को जोड़े श्रेया ध्यान में मग्न उन्हें दिखती है। वो उसे देखने लगती है
थोड़ी देर में श्रेया भी अपनी साधना पूर्ण करके अपनी आंखों को खोलती है तो उसे गुरु माँ उसी को खुद का देखती पती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि गुरु माँ उससे पहले कहती है, कैसी है आप? आपको ये तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? श्रेया उनकी बात से ये समझ गई थी कि गुरु माँ उसके बारे में सब जानती हैं, उसके यहाँ आने का कारण भी और वो यहाँ आने वाली हैं ये भी। वो उन्हें प्रणाम करके कहती हैं, जी गुरु माँ मैं अच्छी हूँ, आपके और महादेव के आशीर्वाद से मुझे ये पर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी या संकट आते तो भी महादेव उसका हल भी बता देते, इस वजह से मैं ये तक सकुशल पहुँच गई हूँ। श्रेया की इस बात पर गुरु माँ मुस्कराकर उससे कहती हैं, आपको पता ही है आज से पूर्णिमा सूरी होगी, इस पूर्णिमा के ही दिन आपको आपकी पूरी शक्तियाँ मिल जाएगी, पर उससे पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। श्रेया गुरु माँ की बातें सुनकर उनके तरफ कंफ्यूजन से देखने लगती हैं, जैसे कहना चाहती हो किस बारे में उसका जानना जरूरी है। श्रेया के चेहरे पर कंफ्यूजन और उसके मन में चल रहे प्रश्न को समझकर गुरु माँ उससे कहती हैं, आप तो जानती ही हो कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, पर आप इसका असल कारण नहीं जानती। आपका पुनर्जन्म आपको आपके दुश्मन से बदला लेने के लिए हुआ है, ये बात तो सच है, पर आपके जन्म के साथ ही आपके ऊपर कुछ कर्तव्य थे। आपका जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ है। आप अपने पिछले जन्म में इस उद्देश्य को पूरा करने से पहले ही अपनों से मिले धोखे की वजह से मारी गई, इसलिए आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए आपका जन्म इस शरीर में फिर से हुआ है। आपको जो ये शक्तियां मिली हैं, ये आपको आपके पिछले जन्म से ही मिली थी, पर आप इसको जागृत नहीं कर पाए हो, और आप इसके बारे में जानती उससे पहले ही आपकी मौत हो गई थी, और आपका पुनर्जन्म भी हुआ उसी के साथ आपकी शक्तियां इस जन्म में जागृत हुई हैं, और उसके बाद आपको महान तेजस्वी साध्वी जी की जो अंगूठी मिली है, ये उनका आशीर्वाद है आपके लिए, तो आपको वो भी शक्ति प्राप्त होगी और जो असल में आपको जन्म से मिली है वो भी, इसलिए हमका एक यज्ञ करना होगा। पर उससे पहले आप ये जान ले कि आपको जो शक्तियाँ मिलेगी उससे आप अपना बदला ले सकती हैं, उसी के साथ ही आपको इस धरती पर आने वाले बड़े संकट से बचाना है जो बेहद ही विनाशकाली है, जिसके बारे में आपको उसके आने से पहले संकेत मिलेंगे और उससे सामना करने का रास्ता भी पता चल जाएगा। उसमें आपकी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत आपका जीवन साथी होगा। गुरु माँ इतना कहकर एक गहरी सांस लेकर श्रेया से कहती हैं, बेटा अब आपको सब समझ आ गया होगा, और जो भी आपके प्रश्न हैं उसके उत्तर भी आपको मिलेंगे, पर सही समय आने के बाद अब आप थोड़ा देर विश्राम करें, क्योंकि कुछ ही प्रहर बाद पूर्णिमा का प्रारंभ होगा और आपको यज्ञ में भी बैठना होगा। आप सफर से थक गई होगी, आप कुछ देर आराम करो, तब तक हम हवन की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो श्रेया के सर पर हाथ रखकर वहां से हवन की तैयारी करने के लिए चली जाती हैं। जाते वक्त वो अपने शिष्य गौतमी को श्रेया को विश्राम घर में ले जाने को कहती हैं, उसके साथ ही उसे कुछ कपड़े भी देने को कहती जो कि उसे हवन में पहने थे। श्रेया, जो कि अब तक गुरु माँ ने उसको उसके जन्म का कुछ सच उसके बारे में बताया था, उसमें ही उलझी हुई थी, पर जब गुरु माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो एकदम शांत चिंता मुक्त हो गई थी। अब उसको कोई भी उलझन नहीं थी, जैसे उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए थे और जो भी रह गए थे वो उसे आगे मिलने वाले थे। अब श्रेया का मन एकदम शांत व सुकून से भरा था। वो गुरु माँ की शिष्य गौतमी के साथ उसके लिए तैयार किए हुए विश्राम गृह में चली जाती है। श्रेया विश्राम गृह में आकर पहले फ्रेश होती है, गुरु माँ ने दिए हुए कपड़े पहन लेती है, उसके बाद वो थोड़ा देर आराम करती है। वो अपनी आंखों को बंद करके अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगती थी, उसके साथ क्या क्या हो गया था। इधर गुरु माँ ने भी हवन की पूरी तैयारी की थी, अब बस कुछ ही प्रहर का वक्त शेष था, उसके बाद पूर्णिमा का आरंभ होने वाला था और साथ में ही हवन का भी। हवन में बैठने से पहले श्रेया को एक विशिष्ट प्रकार की विधि से गुजरना पड़ने वाला था, इसलिए वो अपने शिष्य को उसे बुलाने के लिए कहती हैं। इस वक्त आश्रम के सारे लोगों को पता चल चुका था कि गुरु माँ की मेहमान आ चुकी हैं, बस गांव वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लॉस एंजलिस सीक्रेट लैब। इस वक्त जंगल के बीचों बीच नीचे एक सीक्रेट लैब में इस वक्त मिस्टर के प्रोफेसर और साइंटिस्ट जोसेफ के केबिन में था। उसके वहां आते ही उस साइंटिस्ट ने, जिनका नाम जोसेफ था, उसने के का बेहद ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ स्वागत किया। प्रोफेसर जोसेफ, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो पहले अमेरिका के एक बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉन करते थे। वो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो हर रोज एक नया एक्सपेरिमेंट करते थे। प्रोफेसर जोसेफ एक पागल साइंटिस्ट था, उनने अपने पागलपन में ही अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दो थी
और वो मिस्टर के साथ जुड़ गए थे, जो कि प्रोफेसर जोसेफ जो भी एक्सपेरिमेंट करता उसमें उसका पूरा सपोर्ट करता था। अभी भी प्रोफेसर के एक बेहद ही बड़ा और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे दुनिया में बेहद वो बड़ा तहलका मचने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे बड़ा फायदा के का होने वाला था। उसको प्रोफेसर के पागलपन के बारे में पता था। उसने उसी का फायदा उठाकर उसको अपने साथ जोड़कर उससे वो सभी काम करता जिससे उसको फायदा हो। इस समय प्रोफेसर जोसेफ के हाथ में वही सूटकेस था जो कि के लेकर आया था, जिसमें एक खास किस्म का केमिकल था जिसका कलर वाइट था। ये कलर लेस और ऑफलेस था, साथ में ही ये टेस्ट लेस भी था। ये बेहद ही खतरनाक केमिकल था जिसको बंद किए हुए केमिकल के एकत्रित मिक्सचर से बनाया गया था, जिसको P2 काल्पनिक के नाम से जाना जाता था। ये अगर अपने असली फॉर्म में है और उसका इस्तेमाल करने पर कोई भी फायदा नहीं होता, पर प्रोफेसर जोसेफ ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये पाया था कि केमिकल P2 में कुछ खास चेंजेस करने के बाद ये किसी भी खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स से भी कम नहीं था। ये एक वायरस के तहत काम करने लगेगा, पर यह करना उनके लिए आसान नहीं था। प्रोफेसर जोसेफ एक बेहद ही खतरनाक वायरस तैयार कर रहा था और उसी वायरस की कैपेबिलिटी और बढ़ाने के लिए P2 केमिकल का इस्तेमाल करने वाला था, जिससे वो वायरस और भी ज़्यादा कैपेबल हो। ये सब वो मिस्टर के कहने पर कर रहे था। मिस्टर के एक बायोलॉजिकल वॉर करने वाला था इंडिया पर। उन लोगों ने इस वायरस के पूरी तरह से रेडी होने के बाद इसका एंटीडोट भी बनाने की सारी तैयारी की थी। उन लोगों ने इस वायरस का अटैक इंडिया के एक सिटी में करने का प्लान बनाया था। ये एक तरह का ऐसा वायरस था कि अगर ये एक बार किसी को इन्फेक्टेड कर दे तो उस इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने वाले सारे लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। ये बेहद ही जल्दी फैलने वाला वायरस था। ये हवा के माध्यम से जल्दी ही फैलता है। जिस किसी को भी इस वायरस का आंख होगा, उसका कुछ ही देर में उस आदमी के अंदर सिस्टम दिखाने शुरू कर देगा। इसके सिस्टम में चेहरा पूरा का पूरा रेड पड़ना, साथ ही में हाई फीवर, कमजोरी। अगर सही समय पर इनका इलाज नहीं किया जाएगा तो इनकी उसी जगह पर डेथ हो सकती है। साथ में ही ये अपने साथ बेहद सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। अगर ये वायरस गलती से भी इंडिया में फैल गया तो ये बेहद ही खतरनाक साबित होगा। इस वायरस के उपचार के लिए कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये क्योर नहीं हो पाएगा। जब ये पूरे इंडिया में या उसके एक सिटी में 75% ये वायरस फैलने के बाद मिस्टर के वायरस का एंटीटोड रिलीज कर देगा, जिससे उसका प्रॉफिट होगा और उसको जो मिशन था इंडिया में हाहाकार मचाने का, उसका मिशन भी पूरा हो जाएगा। के प्रोफेसर जोसेफ को वो केमिकल देकर कहता है, जल्दी से जल्दी वायरस रेडी करो और उसके बाद एंटीडोट। हम जल्दी ही हमारा मिशन पूरा करना होगा। इंडिया से कुछ ऑफिसर आए हैं, उन्हें हमारे इंडिया में कुछ बड़ा करने की बनक लग गई है। उन्हें अभी पता नहीं है हमारा असली मिशन क्या है, पर उनके हाथ में ये केमिकल लग गया है, पर इससे वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हमको संभाल कर रहने की ज़रूरत है। तुम जल्दी से वायरस रेडी करो, अब हमको जल्दी ही अपने मिशन का अंजाम देना है। मिस्टर के बात पर प्रोफेसर जोसेफ कहते हैं, डोंट वरी बॉस, सब हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वायरस आपके सामने होगा, बस कुछ दिन, फिर देखना मेरे बनाए इस वायरस का कमाल। उसकी इस बात पर के बेहद ही खुश होता है। वो उसे से थोड़ी देर बातें करता है और उस लैब से निकल जाता है। अपने बॉस मिस्टर के जाने के बाद प्रोफेसर जोसेफस केमिकल को लेकर अपनी लैब में चले जाता है और वायरस को रेडी करने की प्रोसेस शुरू करते हैं, जो कि कुछ ही दोनों में बनकर रेडी होने वाला था। मिस्टर के सीक्रेट लैब से निकलकर अपने विला चला जाता है। लॉस एंजलिस शिव का सेफ हाउस। सुबह 5 बजे सब लोग एक रूम में बैठे थे और शिव के कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। शिव अपने सामने रखे हुए रिपोर्ट उन सब की तरफ बढ़ाता है। सब लोग कंफ्यूजन में एक बार शिव को और फिर उस रिपोर्ट को देखते हैं। शिव उन्हें पढ़ने का इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा समझकर सब लोग अपने सामने का रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगते हैं। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगते हैं। वो सब शिव की तरफ अपनी परेशान और आंखों में ढेर सारे प्रश्न लिए उसे देख रहे थे। शिव उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर और उनकी आंखों के सवाल पढ़कर उनसे कहता है, ये रिपोर्ट उस केमिकल की है जो कि हमका देवा के पास से मिला था। आप सबने रिपोर्ट में पढ़ा ही होगा, इस केमिकल का नाम P2 है। ये कैसा बना है? अभी ये हमारे पास जिस भी फॉर्मेट में है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है।
पर अगर इसका इस्तेमाल किसी केमिकल के साथ या ड्रग्स के साथ किया जाए तो ये उस ड्रग्स केमिकल की कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, उसे पहले और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, जो को इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक है। और जिस तरह से के इसको इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ ले जा रहा था, इसका मतलब उनका मिशन का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी के तहत ये पता चलता है वो लोग इंडिया में बायो वॉर करने वाले हैं। हमारे पास वक्त बेहद कम है और काम ज़्यादा, हमें कैसे भी करके मिस्टर के प्लान के बारे में पता करके उसे फेल करना होगा। इससे पहले हमें कैसे भी करके देवा से मिशन के बारे में सच उगलना होगा। वो बेहद कुछ जानता है। अब से हम जो भी करेंगे वो सब हमारी जो भी अब तक की स्पीड थी उससे दुगना स्पीड से करना है। आकृति और सबा, तुम दोनों सानिया को मून खोलने की कोशिश करो। मनोज और रोहित, तुम दोनों मिस्टर के खास आदमी रॉकी के बारे में पता लगाओ और उसकी हर एक कदम पर नज़र रखो। अतुल और विक्रम, तुम दोनों लॉस एंजलिस के जंगलों पर अपने ड्रोन से नज़र रखो, साथ में ही वहां पर अगर कोई सिग्नल ट्रेस होता है तो उसको हैक करो। सब लोग जल्दी से अपने काम पर लगो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम सब लोग अपना काम जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। राघव, तुम देवा का मून खोलो, उसने तुम आकृति और सभा की मदद ले सकते हो। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड सानिया का भी इस्तेमाल करो उसका मून खोलने के लिए। तुम सब तो जानते ही हो ये कैसे करना है, तुम लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव की बातों पर सब लोग अपना सहमति से सर हिलाकर यस बॉस कहकर अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। शिव भी उन सब के जाने के बाद उस सेफ हाउस से निकलकर अपने पर्सनल विला जो कि यूएसए में था वहां जाता है। उसके उस विला में एक सीक्रेट रूम था, उस रूम में चला जाता है जहां पर के बारे में हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। वो उसे देखकर के बारे में कुछ क्लू ढूंढने लगता है। उसी के साथ उसने सारे लॉस एंजलिस पर सैटेलाइट की मदद से नज़र रखो थी। उसने इंडिया में भी अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर उन लोगों को ये की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वक्त पूरा इंडिया ही तरफ से हाई अलर्ट पर था। हिमालय, गुरु माँ का आश्रम। श्रेया और गुरु माँ इस समय हवन के सामने बैठे थे। कुछ ही सेकंड बाकी थे पूर्णिमा का प्रारंभ होने में, सारी तैयारी हो चुकी थी। इस पूजा के वक्त श्रेया किसी भी काम से अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी। एक बार वो इस पूजा में बैठ गई तो ये पूजा पूरी होने तक वो यहाँ से उठ नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में हवन शुरू हो गया था। पूरे आश्रम में मंत्र गूंज रहे थे, साथ में ही हवन की पवित्र अग्नि उस पूरे आश्रम और गांव में फैल चुकी थी। इस वक्त श्रेय हवन के सामने अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी। करीब 1 घंटे के बाद श्रेय के पीछे एक पीले रंग का रोशनी का चक्र दिख रहा था। इसका मतलब था श्रेया की शक्तियां हिते हिते जागृत हो रही थी। श्रेया के पास जो अंगूठी थी उसे हवन के सामने रखा गया था। उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे अपने असल रूप में आ रही थी, जागृत हो रही थी। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे श्रेया के पीछे का चक्र भी अपने रंग बदल रहा था, जिस मतलब था श्रेया अपनी सारी शक्तियां पा रही थी। अब हवन अपने अंतिम चरण में था, तभी वहां पर अचानक जोर की हवा चालू हो गई थी। उस हवन के अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रही थी, पर वो उस पवित्र अग्नि को बुझा नहीं पा रही थी, क्योंकि इस समय अंगूठी अपनी सारी शक्तियां जागृत कर चुकी थी। वो उस हवा के और हवन बीच में खड़ी थी और उस हवा को रोक रही थी। थोड़ी ही देर में हवन में आखिरी आहुति दी गई। उसी के साथ श्रेया के पीछे जो 7 रंगों का चक्र बना था वो एक तेज आवाज के साथ भीग कर श्रेया के अंदर समा गया। ऐसे होते ही श्रेया अपने जगह से 10 फीट ऊपर उठ गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, वो ध्यान में मग्न थी। उसे बाहर क्या हो रहा है इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। श्रेया जैसे 10 फीट ऊपर हवा में तरंग रही थी वैसे ही थी वो अपनी सारी शक्तियों के जागृत होने के कारण फिर से नीचे जमीन पर आती है और अपनी आंखों को खोलती है। उसे अपने सामने गुरु माँ दिखाई देती है, जिनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। श्रेया को अपने शरीर में कोई ठंडी चीज प्रवेश कर रही है, ऐसा लगता है। वो ध्यान से देखती है, तब उसके समझ में आता है जो अंगूठी उसने अपने राइट हैंड के उंगली में पहनी थी वो हवन शुरू होते ही हवन के आगे रखी गई थी। वो अब उसके हाथ में आ गई थी और उसकी सारी शक्तियां भी श्रेया को मिल गई थी। वो हवन को प्रणाम करके अपने जगह से उठाकर खड़ी होकर गुरु माँ को प्रणाम करती है। गुरु माँ उसको खुशी से आशीर्वाद देती हैं कि वो अपने काम में सफल हो, कमाए भी उसके कदम छुए। गुरु माँ श्रेया को अपने साथ अपने कक्ष में लेके जाती हैं। श्रेया ने अपनी शक्तियाँ तो जागृत कर ली थी, पर उसे कैसे यूज करना है ये उसको मालूम नहीं था और इस वक्त उसकी सारी पावर उसके नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए उसे पहले अपनी शक्तियाँ पर नियंत्रण करके कैसे यूज करना है
उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना था। श्रेया गुरु माँ के कक्ष में जाके उनके सामने बैठ जाती है। गुरु माँ श्रेया को अपने किताबों के संग्रह से एक बेहद ही पुरानी किताब उसे देती हैं और उसको इससे पढ़ने के लिए कहती हैं। जब वो उसे पढ़कर पूरा करेगी तब वो श्रेया को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में बताएगी। गुरु माँ की बात सुनकर श्रेया वहीं बैठकर वो किताब पढ़ने लगती है। उस किताब में 1000 पाने थे जो श्रेया को पढ़ने थे। उस किताब से श्रेया को अपनी शक्तियों की बेसिक जानकारी मिलने में मदद करने वाली थी। इंडिया। आदित्य रॉय की फ्लाइट इंडिया लैंड हो चुकी थी। वो अपने एयरपोर्ट पर बने वीआईपी गेट से बाहर आकर बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर एसआर विला की तरफ चलने लगता है। ये विला मुंबई के बाहर एक शांत जगह पर था। इस विला की ओनर कोई और नहीं बल्कि श्रेया की मॉम सिया मेहरा थी। इसी विला में वो उस मिस्टीरियस आदमी का इलाज कर रही थी। इस वक्त एसआर विला में श्रेया की मॉम हॉल में बैठी थी और अपने ऑफिस का काम कर रही थी। वो श्रेया के जाने के बाद यहीं पर रहती, साथ में ऑफिस का काम भी यहीं से कर रही थी। उस मिस्टीरियस आदमी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, पर अब वो नॉर्मल थे और कुछ ही दिनों में या यूं कहीं कभी भी उनको होश आ सकता था, जिस वजह से सिया जी यानी कि श्रेया की मॉम अब काफी अच्छे मूड में थी। उनने श्रेया से भी बात कर ली थी, वो ठीक है ये जानकर वो निश्चित थी। उनने उसे जल्दी ही घर बुला लिया था। श्रेया ने भी उन्हें हाँ कह दिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि गुरु माँ ने अपनी शक्तियों से श्रेया की परछाई तैयार की थी। वही श्रेया की मॉम और शिव से कांटेक्ट कर रही थी ताकि श्रेया को बाद में कोई परेशानी ना हो। श्रेया की परछाई और उसके साथ आए हुए शिव के बॉडीगार्ड अब भी उसी होटल में थे, क्योंकि हिमालय का मौसम ठीक हो गया था, पर जाने वाले रास्तों में बर्फ पड़ी थी जिसको हटाने का काम चल रहा था। बर्फ के कारण रास्ते ब्लॉक होने के कारण वो लोग वही उस होटल में रुके थे। किसी को भी वो असली श्रेया नहीं है, इस बात का शक नहीं हुआ था। श्रेया की मॉम अपनी असिस्टेंट पिया से किसी बारे में बात कर ही रही थी कि तभी एसआर विला के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। 6 ब्लैक कलर की लग्जरियस कार थी। बीच के कार से आदित्य बाहर आया। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का डिजाइनर फॉर्मल सूट पहना था, हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में ब्लैक जूते, बाल जेल से सेट किए हुए। कुल मिलाकर वो बेहद ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। आदित्य कार से उतरकर विला डोर की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे उसका असिस्टेंट वरुण भी था। उसके साथ आए हुए बॉडीगार्ड वही विला के बाहर रुकते हैं। आदित्य विला के गेट के बाहर आकर बेल बजता है और बेसब्री से गेट के खुलने का इंतजार करता है। श्रेया को मॉम सिया जी और प्रिया हॉल में ही कंपनी से रिलेटेड किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। बेल की आवाज सुनकर श्रेया जी कंफ्यूज होती हैं। इस वक्त कौन आ गया होगा ये सोचकर वो प्रिया को गेट खोलने को बोलती हैं। प्रिया जाके गेट खोलती है। प्रिया जब अपने सामने आदित्य का हैंडसम चेहरा देखती है तो वो उसमें ही खो जाती है। आदित्य था ही इतना हैंडसम कि सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। आदित्य जब गेट खुला देखता है, उसके सामने प्रिया खड़ी थी जो कि उसको ही देखने में मग्न थी, जिस वजह से उसे उस पर बेहद गुस्सा आता है। वो उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में सिया जी की आवाज आती है जो कि प्रिया से कह रही थी, कौन है प्रिया, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अपने बॉस की आवाज सुनकर प्रिया होश में आती है और अपने सामने आदित्य की तरफ देखकर सिया जी से कहती है, मैम वो बस अभी आई। इतना कहकर वो आदित्य की तरफ देखकर कहती है, आपको किससे मिलना है? आदित्य पहली ही प्रिया के उसको यूं घूरने से गुस्से में था और अब उसके सवाल पूछने के तरीके से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसका असिस्टेंट वरुण आगे आकर बात संभलता है, क्योंकि उसने आदित्य को गुस्सा होते देखा था और साथ में ही प्रिया को भी अपने बॉस को बेशर्मों की तरह देखते हुए भी, जिससे आदित्य को गुस्सा आ गया था। बात बिगड़ ना जाए इसलिए वो आगे आकर कहता है, मिस वो ये रॉय इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर आदित्य रॉय हैं, हमें सिया जी से मिलना है। उसने इतना ही कहा था कि प्रिया मुस्कराते हुए उन्हें अंदर आने को कहती है। आदित्य प्रिया को फूली इग्नोर करके अंदर बढ़ जाता है। उसे हॉल में सिया जी फाइलों में उलझी हुई दिखती हैं। वो उन्हें देखकर उनसे कुछ कदम दूरी पर ही रुक जाता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी, साथ में उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आदित्य के पीछे उसका असिस्टेंट वरुण और प्रिया भी अंदर आ चुके थे। सिया जी को किसी की अंजर अपने ऊपर महसूस होती है तो वो फाइलों साइड में करके ऊपर दिखती हैं तो उसके सामने 2 अनजान चेहरे थे। वो कंफ्यूजन से प्रिया की तरफ देखती हैं, जैसे उससे पूछ रही ही ये कौन है। प्रिया अपनी बॉस की कंफ्यूजन दूर करते हुए उनसे कहती है, मैम ये रॉय इंडस्ट्री के सीईओ आदित्य रॉय हैं और साथ में उनके असिस्टेंट वरुण सक्सेना है।
ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। इतना कहकर वो अपने बॉस की तरफ देखकर फिर से अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य का ध्यान उसके ऊपर नहीं था, वो तो अपनी नम आंखों से सियाजी को वो देख रहा था। सियाजी आदित्य की तरफ देखकर उसे बैठने को कहती है, साथ में वरुण को भी। फिर वो एक सर्वेंट को पानी और कुछ खाने के लिए लाने को कहती हैं। उन्हें आदित्य को देखकर अपनेपन का एहसास हो रहा था, पर ऐसा वो क्यों महसूस कर रही थी ये उनको समझ नहीं आ रहा था। वो अपने जज्बात बाजू में रखकर आदित्य से कहती हैं, जी बोलिए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सियाजी के सवाल से आदित्य अपने होश में आता है, जो कि अब तक उनको देखने में ही लगा था। वो आज बेहद खुश था और उसे एक बात का दुख भी था कि सियाजी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उसे कैसे पहचानेगी। वो कितने सालों बाद आज ही तो मिल रहे थे। वो उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक सर्वेंट बाग के सियाजी के पास आया और उनके कान में कुछ कहा, जिससे सियाजी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से सेकंड फ्लोर पर बने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। सियाजी को यूं घबरा कर सेकंड फ्लोर पे जाता देख आदित्य रॉय भी उनके पीछे चला जाता है। उसी के साथ प्रिया और आदित्य का असिस्टेंट भी उनके पीछे आते हैं। सियाजी जब सेकंड फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में आए तो उन्हें देख कि बेड पर लेटा हुआ आदमी की सांस फूल रही थी। उसकी कंडीशन बेहद ही क्रिटिकल हो गई थी। वो उसके पास जाके उसका एक हाथ पकड़ लेती हैं। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर उस आदमी की कंडीशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। जब आदित्य जी की सियाजी के पीछे ही उस कमरे में एंटर कर चुका था, वो बेड पर लेटे आदमी को देखकर शोक हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी और साथ में ही उस आदमी की ऐसी बड़ी ही कंडीशन देखकर गम भी दिखाई दे रहा था। उसके ऐसे उस आदमी को बेड पर लेटे दर्द में तड़पता देखकर अपने सीने में भी दर्द महसूस होता है। जब वो उनकी हालत ज्यादा ही खराब होती देखता है तो वो आगे बढ़कर उस डॉक्टर को साइड में कर पेशेंट यानी कि उस अनजान आदमी के हाथ की नब्ज चेक करता है। वो उनको अपने जेब से एक गोली निकलकर खोला देता है। उसने ये सब इतने जल्दी किया को किसी को भी कुछ कहने या उसको रोकने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य ने जिस डॉक्टर को साइड किया था वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से आदित्य की असिस्टेंट को आवाज आती है, ये डॉक्टर हैं, आप लोग चिंता मत करना, थोड़ी ही देर में इन्हें की हालात नॉर्मल हो जाएगी। पीछे वाला दूसरा डॉक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य का असिस्टेंट आदित्य का कार्ड निकलकर उन दोनों के आगे करता है, जिसको देखकर ही सारे डॉक्टर चुप हो जाते हैं, अपनी जगह पर ही शोक और हैरानी के मारे खड़े होते हैं। वो उससे कुछ कहते या पूछते उससे पहले ही आदित्य उनको कमरे से बाहर जाने को कहता है। साथ में उनसे मरीज का रिपोर्ट कार्ड भी ले लेता है। आदित्य के डॉक्टर होने के कारण और अब उसने जो दवाई मरीज को खिलाई जिससे वो अब उसकी कंडीशन नॉर्मल हो गई थी, जिसको देखते ही सभी बाहर चले जाते हैं। आदित्य पर शक करने की अब कोई वजह ही नहीं थी। उनको पता चल गया था कि अपने सामने खड़ा ये इंसान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून आदित्य रॉय नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैं, और ये भी ऐसा कोई भी मामूली डॉक्टर नहीं था बल्कि बेहद ही फेमस डॉक्टर था जिसको सब लोग डॉक्टर के नाम से जानते थे, जो कि इंडिया का एक फेमस और साथ में ही मिस्टीरियस डॉक्टर था जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। उसको जानने वाले बेहद ही कम लोग थे। वो महीने में किसी एक का ही ऑपरेशन करता था, वो भी जिस मरीज के बचने के चांसेस या ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 10% होते थे। उसने आज तक जो भी ऑपरेशन की थे उन सब का सक्सेस रेट 100% था। आदित्य रॉय यानी कि डॉक्टर एक हॉट सर्जन और साथ में ही एक न्यूरोलॉजिस्ट भी था। वो एक ऑलराउंडर डॉक्टर था। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के इलाज के लिए की थी। उसी के साथ ही वो जरूरतमंद लोगों का ऑपरेशन भी कर देता था, पर उसने अपने डॉक्टर होने की पहचान छुपा पे रखी थी। वो सभी डॉक्टर उस रूम से बाहर चले जाने के बाद उस रूम में सिर्फ और सिर्फ उसका असिस्टेंट प्रिया और दिया जी थी। उनको कोई होश ही नहीं था या हो रहा है। वो बस एक तक अपने सामने बेड पर लेटे आदमी को देख रही थी जिसकी कंडीशन अब नॉर्मल हो गई थी। आदित्य अपने असिस्टेंट को इशारा करके बाहर जाने को कहता है। अपने बॉस का इशारा समझकर वो प्रिया को लेके बाहर चला जाता है और जाते समय उस रूम का गेट बंद कर देता है और सियाजी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखता है। सियाजी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे आदित्य खड़ा हुआ उसी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दिया जो उसको ऐसे देख के वो उसको कस के गले लगाती है, उसके बालों प्यार से सहलाती हुई उससे कहती है, चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अब उनका बेटा जो आ गया है, देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सियाजी के ऐसे कहती ही
आदित्य उन्हें अपने से अलग करके उनके चेहरे को देखने लगता है। उसके इस रिएक्शन पर सियाजी उसकी तरफ देखकर कहती है, माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान पाएंगी, जिससे मैं 18 साल पहले बिछड़ गई थी। उस हादसे ने मुझे तुमसे और अपने पति से ही दूर होना पड़ा। मैंने तो तुम लोगों से फिर से मिलने की उम्मीद भी खो दी थी। मुझे लगा तुम दोनों ही उस हादसे में नहीं रहे हो। उसके बाद मैं श्रेया को लेके यहाँ इंडिया आ गई थी, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ भी नहीं रहा था। मैंने तुम दोनों को तो खो दिया था, पर मैं अब अपने जीने की आखिरी आस श्रेया को नहीं खो सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से इंडिया आ गई। उनकी बातें सुनकर आदित्य उन्हें गले लगाकर कहता है, मॉम, आपने मुझे पहचान लिया। पता है, मैंने और डैड ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, साथ में हमारी गुड़िया को भी। जब डैड ने मुझे बताया आप और मेरी छोटी बहन के बारे में और आपकी गुड़िया और मेरी साथ की जो पहली फोटो थी वो दिखाई थी, मैं कितना खुश हुआ था आप दोनों को देखकर। तभी मैंने सोच लिया था आप दोनों को मैं कहीं से भी ढूंढ निकलूंगा। उसी के चलते मुझे जब आप लोगों के जिंदा होने के और इंडिया में होने का पता चला तो मैं आपको ढूंढने इंडिया आया था। उसके बाद ही मैंने डैड को भी एक एक्सीडेंट में खो दिया। आपको पता है, मैं टूट गया था, कोई नहीं था मेरा अपना उस टाइम पर मेरे पास, डैड भी छोड़कर चले गए थे। इतना कहकर वो अपनी माँ यानी सियाजी को कस के हग कर लेता है। इस समय जो आदमी बेड पर लेटा था और कहीं मशीनों से गिरा था वो और कोई नहीं बल्कि सिया मेहरा के हस्बैंड और श्रेया और आदित्य के डैड थे। श्रेया और आदित्य भाई बहन हैं। आदित्य श्रेया से 5 साल बड़ा है। जो इस वक्त बेड पर लेटे थे वो और कोई नहीं बल्कि रणविजय रॉय थे, जो कि आदित्य के डैड थे, जिनका इंडिया में 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। फ्लैशबैक। रणविजय रॉय अपने बेटे आदित्य रॉय से मिलने आ रहे थे, तभी उनका भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें किसी की भी लाश नहीं मिली, सब जलकर राख हो गया था। आदित्य ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया था। आखिर सारे सबूत भी वही साबित कर रहे थे। मिस्टर रणविजय उस भयानक कार एक्सीडेंट में कार से निकलकर नीचे खाई में गिर गए थे। वही सियाजी किसी मीटिंग के चलते उसी रास्ते से जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कोई जख्मी हालत में मिलता है और वो उसे अपने साथ इलाज के लिए लेकर चली जाती है। अभी उस इंसान चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनको उससे अपनापन का एहसास हो रहा था। कार जल्दी ही उनके विला के सामने आकर रुकती है। उनने डॉक्टर को कॉल करके भी बुलाया था। हॉस्पिटल वहां से बेहद दूर था, इसलिए उनकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए सियाजी उनको अपने विला में ले गई थी। वहीं पर उनका इलाज किया गया, जिससे वो कोमा में चले गए, ऐसा डॉक्टर ने उनको बताया था। उनने जब उनका चेहरा देख तो अपनी जगह पर शोक के मारे खड़ी हो गई थी। खुद को संभलकर वो उनके पास जाके बैठ थी। उनके चेहरे पर देखती है, उनकी आंखें नम हो गई थी। वो ये देखकर खुश थी उनका पति रणविजय जिंदा है, उनके सामने है। वो कैसे भी करके अब इन्हें ठीक करना चाहती थी, जिसके बाद उन्हें अपने बेटे का पता चलता। इसी ही तरह उनका इलाज स्टार्ट हो गया था एसआर विला में। वो 2 साल से कोमा में थे। प्रेजेंट। सियाजी आदित्य से अलग होकर वो उसको लेके दूसरे रूम में चली जाती हैं। वो उसको रणविजय के बारे में सारी बातें बताती हैं, कैसे वो उसे पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते में मिले, वो उन्हें यहाँ लेके आए और अब तक के उनके इलाज के बारे में। दोनों माँ बेटे ऐस बड़ी ही अपने बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सियाजी भी अपने बेटे के बारे में जान रही थी। उनको ये जान के बेहद ही खुशी हो गई थी। आदित्य एक फेमस डॉक्टर होने के साथ ही एक अच्छा बिजनेसमैन भी था। कैसे उसने अकेले ही रॉय इंडस्ट्री को अब वो जिस मुकाम पर थी वहां पर लाया था अपने डैड के उस एक्सीडेंट के बाद। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी एक सर्वेंट वहां आकर लंच के लिए उन्हें बुलाता है, तो दोनों ही लंच के लिए खुशी के साथ नीचे चले जाते हैं। नीचे हॉल में इस वक्त प्रिया और आदित्य का असिस्टेंट वरुण बैठे थे। जब वो सियाजी और आदित्य को नीचे आते देखते हैं तो वो दोनों अपने जगह से खड़े हो जाते हैं। वरुण ने आज अपने बॉस के चेहरे पर कितने सालों बाद एक सच्ची मुस्कान देखी थी। उसका बॉस आज दिल से खुश था, क्योंकि अपने डैड के डेथ के बाद उसने मुस्करा ही छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर निकली मुस्कुराहट होती थी हर समय, पर आज ऐसा नहीं था। वो अपने बॉस के लिए खुश था। प्रिया तो आदित्य को कब से बेशर्मों की तरह ताड़ रही थी। आदित्य नीचे आकर अपने असिस्टेंट को अपने साथ लंच के लिए बुलाता है। वो प्रिया को फुल ऑन इग्नोर कर देता है। प्रिया को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बेशर्मों के साथ सियाजी के लंच करने के लिए चलने को कहने से उनके पीछे डाइनिंग एरिया में चली जाती हैं। हिमालय, सोन गांव, गुरु माँ का आश्रम। श्रेया गुरु माँ से शक्ति योग का इस्तेमाल कैसे करना है, उनके ऊपर अपना नियंत्रण कैसे पाना है, इस बारे में वो शिक्षा ले रही थी। अभी गुरु माँ के कहने पर वो गुरु माँ ने दी हुई किताब पढ़ रही थी।
जिससे उसको बहुत सारा फायदा हो रहा था। वो उस किताब के जरिए अपने शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। श्रेया को अपने सामने एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो गुरु माँ और इस पूरे गांव को खत्म होते हुए देखती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। वो अपनी जगह से उठकर गुरु माँ के कक्ष की तरफ बढ़ती है। गुरु माँ के कक्ष के पास जाकर कपटी हाथों से द्वार खोलती है और अंदर चली जाती है। उसके रूम में अंदर जाते ही वो द्वार बंद हो जाता है। श्रेया रूम में आकर देखती है, उनके सामने गुरु माँ अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठकर साधना कर रही थी। गुरु माँ को श्रेया का वहां आने का एहसास हो रहा था। गुरु माँ अपने चेहरे पर स्माइल लेकर श्रेया से कहती, आयो बैठो। गुरु माँ की आंखें बंद ही थी। वो श्रेया को इस समय आने का कारण पूछती है तो श्रेया उनसे कांपती हुई आवाज के साथ कहती है, गुरु माँ वो आप और ये पूरा गांव संकट में है। यहाँ पर आने वाले समय में कुछ तो होने वाला है जो बेहद ही भयानक होने वाला है। मैंने कुछ धुंधला सा दृश्य देखा है। गुरु माँ अपने चेहरे पर वही मुस्कान बरकरार रखते हुए अपनी आंखें खोलकर श्रेया की तरफ देखती है, जो कि परेशानी से उनके ही तरफ देख रही थी। वो उससे कहती है, इसका मतलब आपकी शक्तियों ने काम करना शुरू किया और आप काफी हद तक उन पर कंट्रोल करना सीख चुकी हैं। श्रेया उनकी तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब आप सब पहले से ही जानती हैं, फिर भी आप इतने शांत हो और मुस्करा रहे हो जबकि आपकी खुद की जान भी खतरे में है। गुरु माँ मुस्कराकर उससे कहती है, हाँ, हमें पहले से ही इस बारे में पता था। ये तो होना ही है, विधि का विधान है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये होकर ही रहेगा। वैसे भी हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया है, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। हमको तो बस आपका ही इंतजार था, जो अब खत्म हो गया तो अब हमारा अंत भी करीब है। और रही इस गांव के बारे में तो ये बना ही था आपके वजह से, और अब इसको भी मिटना जरूरी है, नहीं तो आगे इसके कारण बेहद बड़ा आपदा आ सकती है। इन सब गांव वालों के अब धरती पर से को भी इनका काम था वो पूरा हो गया है, बस अब आपका दर्शन उन्हें करना है। श्रेया उनकी तरफ देखकर कहती है, इसको भड़का नहीं जा सकता क्या? गुरु माँ कहती है, नहीं, सब तय है और उसे वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी पर बेहद बड़ी आपदा आएगी। श्रेया उनकी इस बात पर कुछ नहीं कहती, बस उनको एक तक भीगी पलकों के साथ देखती है। गुरु माँ के साथ इन कुछ ही दिनों में उसका उनसे बेहद गहरा रिश्ता बन गया था। गुरु माँ श्रेया के पास जाकर उसकी गीली पलकों को पोंछती हुई उसको हैक लगाकर उससे कहती है, अब आपके पीरियड का समय शुरू होने वाला है, जिससे आपके आगे आने वाली आपदा से लड़ने में मदद हो जाएगी। अब ये रोना धोना बंद करो, जो भी होगा उसमें महादेव की मर्जी है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और वैसे भी अब हम सबको भी अपने इष्ट के पास जाना है, हम सालों से यहाँ ही हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम अब जब तक बच सकते हैं सबको इससे होकर ही गुजरना है, ताकि धरती का संतुलन बना रहे। श्रेया गुरु माँ के समझने पर समझ गई और वो गुरु माँ के साथ उनसे शक्तियों पे नियंत्रण कैसा पाना है, उनका इस्तेमाल उसी के साथ और भी कई सारी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। गुरु माँ भी अपने पास जो भी ज्ञान था वो उसको देने की कोशिश कर रही थी। शिव इस वक्त अपने प्राइवेट विला में बैठकर पूरे लॉस एंजलिस के आसपास के जंगलों और रास्ते पर नजर रखा हुआ था। अब तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। उसने अपनी टीम यानी कि अंडरवर्ल्ड के किंग पूरी टीम को काम पर लगाया था। इधर सेफ हाउस में आकृति, सबा और राघव ने मिलकर देवा के मुंह से सानिया की मदद से इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश की, पर उनसा कोई फायदा नहीं हुआ। देवा अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को मुंह में रखकर उसे दांतों से खोलकर उसके अंदर की पाउडर खा ली, जिसके कारण उसकी वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उस लाकर के अंदर बेहद ही खतरनाक जहर था, जिसकी खाते ही कुछ ही मिनटों में सीधा इंसान की सांस ही थम जाती है। जब राघव और आकृति और सभा ने ये देखा तो वो लोग कुछ करते उससे पहले देवा ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। उन लोगों ने इस बारे में जल्दी ही शिव को कॉल करके सब बता दिया। शिव भी ये सुनकर जल्दी से अपनी प्राइवेट विला से निकलकर सेफ हाउस की तरफ निकल पड़ा। अंडरग्राउंड लैब प्रोफेसर जोसेफ ने वायरस तैयार कर लिया था, उसने उसका टेस्ट भी ले लिया था, जो कि बेहद ही खतरनाक और अगर उसका सही टाइम पर इलाज नहीं किया तो जानलेवा होने वाला था। वो अपने इस सक्सेस से बेहद ही खुश था। उसने इस बारे में मिस्टर के को इन्फॉर्म किया था। मिस्टर के भी ये जानकर बेहद खुश हो गया था। उसने के को उसके लिए बेहद शाबाशी दी, साथ में इनाम भी, और उसको जल्दी से इसका एंटीडोट रेडी करने को कहा और साथ में ही इस वायरस कई सारे सैंपल रेडी करने के लिए भी कहा।
प्रोफेसर जोसेफ के की बात सुनकर वो अपने काम में लग गया। इधर के अपने सीक्रेट आड़े पर बैठा था। तभी के को प्रोफेसर जोसेफ का कॉल आया था। उसकी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया था। उसका कॉल रखते ही उसने अपने आदमियों को जश्न की तैयारी करने के लिए कहा। वो अपनी जीत का जश्न कर ही रहे थे कि तभी के को किसका फोन आता है। के को उधर से कॉल के दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास नीचे जमीन पर फेंक दिया, जिससे सब लोग अपनी अपनी जगह पर शांति से खड़े हो गए। इस वक्त के बेहद ही गुस्से में लग रहा था। के का गुस्सा देख उसका असिस्टेंट उस रूम में मौजूद लोगों को उस रूम से बाहर निकलता है। के फोन के दूसरी तरफ के इंसान की बात शांति से सुनता है, फिर फोन कटकर वो जमीन पर फेंक देता है, जिससे फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसका असिस्टेंट फोन के टुकड़े टुकड़े होते देख मन में ही कहता है, 99 फोन तोड़े हैं बॉस ने, अब 100 होने में बस एक ही रहा है। बॉस के फोन की कीमत से मेरा महीने का खर्च निकलता। वो और कुछ सोचता उससे पहले ही उसके कान में के की आवाज आती है, जो कि उससे कह रहा था, शेखर, प्रोफेसर जोसेफ को कॉल करके कही उसने जो वायरस रेडी किया है उसके जितने भी सैंपल अभी रेडी हुए हैं वो जल्दी से पैक करने को कहो, उसको बेचना है। ऊपर से ऑर्डर आया है, साथ में एंटीडोट को रेडी करने को जल्दी से कहो। मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो तुम सब सबल लेना। इतना कहकर के वहां से चला गया। शेखर के का असिस्टेंट भी बिना कुछ सवाल किया अपने बॉस का कहा मानकर उसने प्रोफेसर के को इन्फॉर्म करके वायरस के सैंपल रेडी करने के साथ एंटीडोट का प्रोडक्शन शुरू करने को कहा। लॉस एंजलिस सेफ हाउस। शिव सेफ हाउस में आ गया था। उसकी सारी टीम उसके सामने बैठी थी। देवा के जहर खाने की बात सुनकर सब सेफ हाउस में आ गए थे। शिव पहले उन सबको देवा की बॉडी को डिस्पोज करने को कहता। सानिया के खिलाफ जितने भी गलत कामों के सबूत हैं वो सब यूएसए के पुलिस डिपार्टमेंट के देने को कहता है और उसको उनके हवाले करने के साथ एक छोटी सी बोतल जिस्म दवाई थी जिससे सानिया को भी उसके साथ अभी 2 दिन में हुआ था सब भूल जाएगी। ये बोतल वो आकृति की तरफ बढ़ता है, वो भी उस बोतल को ले लेती है और जैसा उसको शिव ने कहा था वैसा करती है। दवाई शिव को उसके फ्रेंड ने दी थी जो कि एक साइंटिस्ट था। ये उसका न्यू इन्वेंशन था जो कि अभी दुनिया के सामने आया नहीं था, या यूं कहीं कभी आने ही नहीं वाला था। शिव का वो फ्रेंड विनय माथुर शिव के लिए काम करता था। शिव उसके इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट के लिए उसको जो भी मदद चाहिए होती है वो सब प्रोवाइड करता था। साथ में शिव ने उसके लिए एक बेहद ही प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से बनी हाईटेक लैब तैयार की थी। विनय माथुर एक बेहद ही फेमस साइंटिस्ट था। उसके नाम पर कई पेटेंट और मेडल थे। शिव ने अपनी टीम की तरफ देखकर कहा, लॉस एंजलिस के जंगलों में कुछ हलचल नजर आ रही है। वहां पर कुछ इल्लीगल काम हो रहे हैं। शायद वहां के का हाथ हो। वहां पर अपने आदमी लगा। वो पूरी टीम की तरफ देखकर कहता है, मनोज कहाँ है? उसने इतना ही कहा था कि उस रूम का डोर एक झटके साथ खुला। सबका ध्यान उस तरफ गया। दरवाजे से एक लंबा आदमी अंदर आया। वो इस वक्त पूरे पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो कोई दौड़ मार कर आया हो। उसे देखकर राघव कहता है, लो आ गया मनोज। कहा था भाई जो तुझे इतनी देर हो गई है और इतने पसीने से भीगे हो जैसे कोई बहुत बड़ी दौड़ मार कर आया हो। राघव की बात पर सारे टीम मेंबर मनोज की तरफ उसके जवाब के लिए देखते। आखिर वो भी जानना चाहते कि मनोज को इतनी देर कैसी हो गई और वो ऐसे पसीने से क्यों भीगा है। सबकी बातों को नजरअंदाज करके मनोज रूम का डोर बंद करके शिव के सामने आकर उसके आगे अपना फोन करता है। शिव कंफ्यूजन में एक बार उसको फिर उसके फोन को देखता है। उसके हाथ से फोन लेकर वो उस फोन में मौजूद वीडियो देखने लगता है। शिव के हाथ में मोबाइल पकड़कर मनोज आराम से वहां लगे सोफे पे बैठकर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठकर पूरा खाली करता है। उसके उस ग्लास को खाली करते ही उसके पास में बैठी सबा उसमें और पानी डालती है। मनोज वो भी ग्लास खाली करता है। सबा की तरफ देखकर उसको थैंक यू बोलता है। सबा फिर से उसके खाली ग्लास में पानी डालने ही वाली थी कि मनोज उसको हाथ दिखाकर बस का इशारा करता है, तो वो पानी से भरा जग टेबल पर रख देती हैं। सब लोग कब से उन दोनों को ही देख रहे थे। जब उन दोनों का ध्यान सबकी तरफ जाता है, दोनों ही हड़बड़ाकर अपनी नज़र इधर उधर करते हैं। तभी शिव के हाथ में मौजूद मोबाइल से आवाज आती है, जिसमें मिस्टर के और उसका असिस्टेंट की बैग दिखाई दे रही थी। वो दोनों ही किसी वायरस के बारे में बात कर रहे थे। प्रोफेसर जोसेफ को मिस्टर के वायरस के जो भी सैंपल रेडी हैं उसको पैक करने को कहकर एंटीडोट बनाने को बता रहा था। साथ में ही मिस्टर के ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया था।
ये बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। उनके काफी हद तक समझ आ रहा था कि वायरस का अटैक इंडिया में होने वाला है, क्योंकि उनको जो केमिकल मिला था उससे वायरस कनेक्टेड था। अब सब काफी घबरा गए थे। शिव ने ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से इंडिया में मौजूद अपने सीनियर को बता दी। पूरी यंत्रणा अलर्ट पर होकर काम कर रही थी। शिव ने अपनी एक टीम को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। साथ में उसने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपने एजेंट को भी काम पर लगाया था। उनके पास अब केके का एक क्लू था। पहले उनके पास केके का कोई फोटो जानकारी नहीं थी, पर इस बार उनके पास कुछ तो था। शिव ने उस वीडियो को अपने सारे लोगों को सेंड कर दिया था, साथ में इंडिया में सिक्योरिटी एजेंसी को भी। ये सब करने के बाद शिव मनोज की तरफ देखता। शिव की नज़रों का पीछा करते हुए सब भी मनोज की तरफ देखते हैं, जो कि इस वक्त एप्पल खाने में बिजी था। किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस करके वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो सब उसी को गिरते हुए पाता है। वो अपने मुंह में जो एप्पल का टुकड़ा था उसे खत्म करके अपने साथियों की तरफ एक बार देखकर अपने चीफ यानी कि शिव की तरफ देखकर सीरियस चेहरे के साथ कहता है, बॉस ये वीडियो हमको अपने एक आदमी ने भेजा है, जो कि इस वक्त केके के आदमियों में से एक हैं। उसी ने मुझे ये वीडियो भेजा है। उससे ज़्यादा बात नहीं हुई। वो जैसे ही और कुछ पता चला तो बताएगा। शिव इस पर उससे कहता है, गुड जॉब। ये तो अब पक्का है, वो लोग वायरस का अटैक इंडिया पर करने वाले हैं जिससे लोग बीमार पड़े। ये वायरस अभी इन्वेट किया है, इसका मतलब इस पर कोई भी एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। इसका यही मतलब हुआ वो लोग जब इंडिया में इस वायरस से हाहाकार मचेगा तभी ये लोग एंटीडोट को बाहर लेकर हमारी गवर्नमेंट से उसके बदले बड़ा पैसा लेंगे। शिव की बात सुनकर राघव कहता है, इसका मतलब वो लोग हमारे देश की इकोनॉमी और साथ में ही लोगों के जान दोनों पर एक साथ ही वॉर करने वाले हैं। इनसे हम बेहद पीछे हो जाएंगे। इस वायरस के और भी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट क्या है ये हम नहीं पता। इससे हमारे देश के लोगों पर बुरा असर होगा। हमारा देश जो इस वक्त तरक्की कर रहा है वो झटके से इस वायरस के कारण पीछे हो जाएगा। हम लोगों को कैसे भी करके इस वायरस को पहले ही खत्म करना होगा, इंडिया पहुंचने से पहले। शिव उसकी बात सुनकर कहता है, जिससे पहले हमको इस वायरस के ठिकाने के बारे पता लगाना होगा। किसी लैब में ही इसका इन्वेंट किया गया होगा। ये लैब गवर्नमेंट या लोगों के नज़रों के सामने की तो नहीं होगी। हमें कुछ भी करके इस वायरस के लैब से बाहर निकलने से पहले ही उस लैब का पता लगाकर इसको खत्म करना होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। शिव की बात पर टीम में से एक ऑफिसर कहता है, इसका मतलब वो लैब किसी सुनसान जगह पर या जंगल में हो सकती है। उसकी इस बात पर आकृति कहती है, बॉस अपने बताया था कि जंगल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो क्या वहीं पर ये लैब है? या हो सकती है जंगल में ही हो। उसकी बात शिव कहता है, हाँ हो भी सकता है आकृति, यू आर राइट। राघव और साथ एक टीम लेके जंगल में पूरी सावधानी के साथ लैब के ठिकाने को ढूंढो। नहीं तुम एक काम करो, जंगल के थोड़ी दूर एक जगह पर छुपकर ड्रोन की मदद से पूरी जंगल पर नजर रखो। उसके लिए तुमको जिन लोगों की जरूरत होगी उनको ले जाओ। शिव की बात राघव यस बॉस कहकर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही शिव सब टीम मेंबर को कुछ न कुछ काम देकर खुद वो वीडियो जहां पर शूट हुआ था उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। इंडिया एसआर विला। आदित्य, सियाजी, आदित्य का असिस्टेंट वरुण और प्रिया ने अपना लंच कर चुके थे। लंच करके सब हॉल में आकर बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रिया ऑफिस के लिए चली जाती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी बॉस की बात वो टाल नहीं सकती थी। उसके जाते ही आदित्य ने राहत की सांस ली। उसके साथ ही उसके असिस्टेंट वरुण ने भी। उसको प्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो बेहद चालाक लगी थी, इसलिए वो उसको अपने बॉस से दूर ही रखना चाहता था। आदित्य को भी प्रिया से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो दिखती कुछ और थी और रियल में कुछ और ही थी। उसने उसके जाते ही आदित्य अपने असिस्टेंट को एक मैसेज करके प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहता है। आखिर प्रिया उसके माँ की असिस्टेंट थी। अगर वो सच में बुरी है और कुछ गलत इरादा रखती है तो वो उसे अपने माँ के पास कैसे रहने दे सकता था। वरुण अपने बॉस आदित्य रॉय का मैसेज पढ़कर वो अपना काम करने के लिए एसआर विला से चला जाता है। अब उस हॉल में बस सियाजी और आदित्य ही बचे थे। आदित्य सियाजी को हॉल में लगे सोफे पे बिठा देता और वो उनकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। उसके ऐसे करते ही उसकी मॉम यानी सिया मेहरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से उसके बाल से हिलाने लगती है। अपनी माँ का प्यार बड़ा एहसास महसूस करके आदित्य को बेहद सुकून और खुशी महसूस होती है। वो वैसे ही अपनी मॉम की गोद में लेटे लेटे उनसे कहता है,
मॉम अपने बताया नहीं, मेरी छोटी सी गुड़िया कहाँ है, वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। आदित्य को ये बात अच्छे से पता थी कि श्रेया हिमालय गई है, पर वो हिमालय में कहाँ है, क्या कर रही है, क्यों गई है ये नहीं पता था, तो वो उससे उस बारे में पूछता है। उसकी सवाल सुनकर उसकी मॉम उसके चेहरे की तरफ देखती है और उससे कहती है, श्रेया हिमालय गई है, उसको पता नहीं कहीं से उसने एक गांव के बारे में सुना और उसको वहां जाकर उसे देखने की उत्सुकता हुई। उसने जिद ही पकड़ ली थी, इसलिए मैंने उसको वहां पर जाने की परमिशन दे दी। वैसे भी उसके साथ उसके फ्रेंड ने उसके सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड भेजे हैं। एक्चुअली वो भी जाना चाहता था, पर उसकी कुछ अर्जेंट काम के वजह से यूएसए जाना पड़ा, इसलिए नहीं जा पाया था। और मैं श्रेया के खुशी के आगे हरा गई और उसको वहां जाने की इजाजत दे दी। सियाजी आदित्य के बालों में प्यार से हाथ फिरते हुए आगे कहती हैं, मैंने पहले बार उसको अपने आप से दूर किया, वैसे भी उसको जाने देकर मैंने सही किया, क्योंकि उसको नहीं पता है अपने पापा के बारे में कुछ भी, और मैं उसे कोई झूठी आस नहीं देना चाहती थी। अभी तक उनको होश नहीं आया है, वो 2 साल से कोमा में हैं। मैंने सोचा है जब वो पूरी तरह से ठीक होंगे तब हम उनको श्रेया से मिलाएंगे। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू की एक बूंद गिरकर आदित्य के चेहरे पर आ गई। जब उसको इस बारे में ये एहसास होता है तो वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उनके आंखों में आंसू देखकर वो जल्दी से उठकर उनके आंसू पोंछकर उनको अपने गले लगाकर कहता है, डोंट वरी मॉम, डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम गुड़िया को इसके बारे में बताएंगे। और वैसे भी मॉम, जब आपके सामने वर्ल्ड का बेस्ट और मिस्टीरियस डॉक्टर खड़ा है और आप यू टेंशन लेकर आंसू बहा रही हो, इट्स नॉट फेयर मॉम। सब जल्दी ही ठीक होगा। पापा पहले की तरह एकदम ठीक हो गए। हमारी 4 लोगों की फैमिली खुशी के साथ रहेगी। ऐसे ही वो अपनी मॉम को सांत्वना देता है। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे बड़ी ही बातें करते उसके बाद अपने अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए चले जाते हैं। सियाजी बेहद थक गई थी। उसी के साथ ही आदित्य फ्लाइट लैंड होने के बाद सीधा ये ही आ गया था। उसकी आराम करने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए वो भी उस विला में उसके रूम में आराम करने के लिए चला जाता है। सियाजी ने पहले ही उस विला में आदित्य, श्रेया का रूम भी तैयार किया था। जब उनको अपने पति मिले थे तभी उनको ये आस भी थी उनका बेटा भी उनके पास जल्दी ही आएगा, इसलिए उनने पहले ही उस विला में हर एक कमरा बनाया था। सियाजी भी आदित्य को अपना कमरा दिखाकर अपने रूम में चली जाती हैं। रूम में जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को एक बार देखती हैं, अब उनकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर के की फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया लैंड हो गई थी। वो एक नए फेस के साथ ऑस्ट्रेलिया में एंटर करता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वो जिस गेट ऑफ में था वो एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन करण खुराना था। के ने 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बिजनेसमैन से एक करण खुराना को मारकर उसकी जगह वो करण खुराना बनकर उसके सारे प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा कर बैठा था। करण खुराना एक इंडियन था, बट उसने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले ली थी। उसी के साथ उसने अपना सारा बिजनेस शुरू से ऑस्ट्रेलिया में सेटअप किया था। एक कार एक्सीडेंट के जरिए के ने उसको और उसकी फैमिली को मार डाला और खुद करण खुराना बनकर दुनिया के सामने आया। उसने उसकी ही जैसी चाल डाल, बातें करना, आवाज सब कॉपी कर दिया। किसी को भी ये पहचाना आसान नहीं होगा कि ये असली करण खुराना न होकर ब्लैक गैंग का लीडर मिस्टर के हैं। के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा खुराना विला चला गया। विला के आगे कर रुकने के बाद वो बिना किसी के डोर खोलने का इंतजार किए कार का डोर खोलकर अंदर चला गया। वो विला के हॉल से होते हुए उसके मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। बेडरूम में जाके वो देखता है कि मास्टर बेडरूम में एक खूबसूरत लड़की लेटी है। उसकी उम्र यूं ही कहीं 28 होगी, पर वो दिखने में 22 की लगती है। वो इस वक्त उस बेड पर सोई हुई थी। ये और कोई नहीं बल्कि रियल करण खुराना की असली वाइफ थी। बस यही उस एक्सीडेंट में बच गई थी, या यूं कहीं के ने इसे बचा लिया था। इसको देखते ही के का दिल इस पर आ गया था। यूं कहे कि के की उम्र यूं ही कोई 45 होगी, पर उसने अपनी बॉडी को अच्छी देखभाल की थी जिससे वो 35 का लगता था। इसी के चलते वो करण खुराना के गेट अप में अच्छे से बैठ गया था। उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड को के पर कभी शक ही नहीं हुआ था। के आज ऑस्ट्रेलिया किसी खास काम से आया था। वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया हर 3 दिन बाद आता था, पर अभी कुछ दिनों से यानी कि 3 वीक्स से वो ये पर नहीं आया था।
आज भी उसको कोई इम्पोर्टेंट डील थी, इसलिए वो यहाँ आया था। उसकी डील रात को 2 बजे थी और अभी दोपहर के 1 बजे थे, इसलिए वो सीधा खुराना विला करण खुराना की वाइफ यानी कि जेनिफर को देखने के लिए आया था, जी की इस वक्त बिना किसी टेंशन से आराम से सो रही थी। उसे के कहने पर खाने मिलकर हर रोज गोलियां दी जाती थी, जिससे वो ज्यादातर सोती ही रहती थी ताकि उसको के ऊपर शक न हो। वो अपने होश में ही नहीं रहती थी। अभी भी के ने जो दवाई उसके भरोसेमंद सर्वेंट को दी थी वो उसने जेनिफर को खिला दी थी। उस पर हर वक्त नजर रखने को कहा था, वही गोलियां के वजह से वो इस वक्त गहरी नींद में थी। उसने इस वक्त रेड ड्रेस में थी जो कि नेट का होने के वजह से उसमें से उसका पेट और पर साफ दिख रहे थे। वो इस वक्त साइड हुए भी बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। के उसको ऐसे देखते ही गला सूखने लगता है। वो रूम का डोर बंद करके उसके बेड के पास जाता है। उसने अपना कोट निकली सोफे पे फेंक दिया था और अपनी शर्ट के ऊपर के बटन भी खोल दिए थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ नजर आ रही थी। वो बेड पर सोई हुई जेनिफर को एकटक देखता है। उसको ऐसे ही थोड़ा देर निहारने के बाद वो उसके पास बेड पर जाकर लेटता है और उसके चेयर पर अपने हाथ फिराने लगता है। जब उसको कंट्रोल नहीं होता तो अपने सख्त होठों को उसके गुलाबी होठों पर रखकर उसके निचले होठों को सक करने लगता है। धीरे धीरे उसकी किस और भी पैशनेट होती जा रही थी। जेनिफर को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो कसमसाकर अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलकर वो देखती है कि उसका पति उसको किस कर रहा है। वो खुद से उसे थोड़ा धक्का देती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है कि के उसके मुंह पर उंगली रखकर कहता है, स्वीट हार्ट अभी नहीं, बाद में जितनी भी शिकायतें करनी है कर लो, बट अभी नहीं। इतना कहकर वो फिर से उसके होठों को अपने होठों से लॉक करके किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर भी उसका साथ देने लगती है, जिससे उन दोनों की किस और भी गहरी और पैशनेट हो जाती है। इधर हिमालय में श्रेया गुरु माँ के आश्रम में जल्दी जल्दी अपनी पावर का इस्तेमाल उन पर कंट्रोल कैसे करना है, साथ ही में वो और भी अलग विद्याओं की शिक्षा ले रही थी। गुरु माँ भी उसको सारी चीजें सिखा रही थी। उस गांव का अंत भी नजदीक आ रहा था। गुरु माँ के साथ एक दिन श्रेया सारे गांव वालों से मिलने जाती है, उनसे बातें करती है, वो उनके साथ कुछ समय बिताती है। उसे उनसे भी बेहद कुछ सीखने को मिल रहा था और सभी भी श्रेया को देखकर बेहद खुश थे। आखिर 500 सालों बाद उनको मुक्ति जो मिलने वाली थी, वो सब लोग उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही दिन पर दिन उस गांव में श्रेया के निकल रहे थे। वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बाहर की दुनिया का 1 घंटा यानी कि इस गांव के 5 दिन होते थे, इसलिए श्रेया ने इन दिनों में यहाँ से बेहद कुछ इतनी जल्दी सीख लिया था। श्रेया को इस गांव में और हुए बाहर की दुनिया के मुताबिक बस कुछ 10 डेज हुए थे, पर उस गांव में असल में उसको रहते हुए पूरे 1 साल हो गया था, जिसमें उसने बेहद कुछ सीख लिया था। अब उसने अपने सारी शक्तियां पर कब्जा नियंत्रण पा लिया था। साथ में ही वो आयुर्वेद, तलवारबाजी, दुर्विद्या, तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग, गन शूटिंग, फाइटिंग, कराटे, हैकिंग, ऐसे ही बेहद सारी विद्याओं में उसने महारत हासिल की थी। श्रेया को यहाँ से जाने से पहले ये पर एक बेहद बड़ी लड़ाई लड़कर जाना था, जिसके लिए गुरु माँ ने उसको पहले से ही तैयार किया था। वो दिन अब बेहद ही करीब आ गया था। श्रेया हर रोज की तरह अपनी शिक्षा लेकर गांव वालों से मिलने के लिए आई थी, तभी उसके सामने कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसी के साथ सारे लोग डर के मारे पीछे हो गए थे। श्रेया गांव वालों से बात कर ही रही थी, तभी उसके सामने इंसान का कटा हुआ सिर पड़ता है। उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। वो अपनी गुस्से से बारी लाल आंखों के साथ उस तरफ देखती है जहां से वो कटा हुआ सिर आया था। गांव वाले उस कटे हुए सिर को देखकर ही डर के मारे पीछे हो गए थे। गांव वाले खुद को संभाल ही रहे थे कि उनके कान में श्रेया की खतरनाक आवाज आई, जो कि कह रही थी, ये दुस्साहस किसने किया, हिम्मत है तो सामने आओ। श्रेया इस वक्त बेहद गुस्से में थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। उसको ऐसे देख के वहां मौजूद गुरु माँ का एक शिष्य दौड़कर गुरु माँ के आश्रम की तरफ चला गया उनको बुलाने के लिए। श्रेया के पुकारने पर उसके सामने एक काला साया आता है। वो बेहद ही खतरनाक तरीके से हंस रहा था। कुछ समय बाद वो काला साया अपने असली रूप में आ गया था। वो कोई और नहीं बल्कि एक नकारात्मक शक्ति का प्रतीक था। वो एक दानव था जो वहां पर श्रेया से लड़ने के हेतु आया था। वो दानव शक्तियों का बेहद प्यासा था। वो अपने से कम शक्तिशाली लोगों को मारकर उनकी शक्ति हासिल करके बेहद शक्तिशाली हो गया था। उसको अपनी शक्ति पर बेहद घमंड हो गया था। उसको जब श्रेया के पास असीम शक्तियां हैं
ये पता चला और वो सोन गांव में रह रही है इस बात का पता चला, तब वो उससे उसकी शक्तियां छीनने के लिए यहाँ आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली बने। वो उन गांव वालों पर हमेशा जुल्म करता था, पर उसे ये नहीं पता था वो शक्तियों के लालच से अपने अंत के पास आ गया था। साथ में ही उसके अंत के साथ इस गांव में रहने वाले लोगों को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये गांव सदा के लिए मिट जाएगा। दानव श्रेया की तरफ देखकर उससे कहता है, तो वो तुम हो जिसके पास शक्तियां हैं, पर तुम तो बेहद छोटी हो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए। तुम अपने मर्जी से मान जाओ तो ये तुम्हारे लिए और इस गांव वाले के लिए अच्छा है, नहीं तो मुझे शक्तियां छीनना अच्छी तरह से आया है। श्रेया उसकी बात पर उससे कहती है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हारा इस धरती पर से नामो निशान मिटा दूंगी। तुमने अब तक बेहद कर ली अपनी मनमानी, पर अब नहीं, तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तैयार हो जाओ अपने अंत को देखने के लिए। इतना कहकर वो अपने मन में मंत्र बोलती है। उसी के साथ एक रक्षा कवच में सारे गांव वालों को सेव करती है। उसके बाद अपने हाथों में एक बेहद बड़ा आग का गोला बनाकर उस दानव की तरफ फेंक देती है। दानव श्रेया की बाती से बेहद गुस्से में आ गया था। जब वो श्रेया को अपने ऊपर वार करता हुआ देखता है तो वो श्रेया से बड़ा शक्ति का गोला बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है। दोनों गोले एक दूसरे को टकराकर खत्म होते हैं। श्रेया फर्ज उसके ऊपर अपने वायु तत्व और जल अग्नि तत्व को एकत्र करके एक शक्तिशाली गोला उसके तरफ देखती है। ये सब उसने इतनी जल्दी किया को दानव को अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला। उस तीनों तत्व के गोले ने उसको बेहद गंभीर तरह से जख्मी कर दिया। उसके नाक और होठों से खून बहने लगता है। ऐसा होता देख वो दानव बेहद गुस्से में आकर अपनी सारी शक्तियां का प्रयोग कर श्रेया पर वार करता, जिसके जवाब में श्रेया भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस पर वार करती है। उन दोनों के वार से धरती पर कंपन होने लगी थी। दोनों में बेहद ही घमासान युद्ध चालू था। कभी श्रेया दानव पर बारी पड़ती तो कभी दानव उसके ऊपर बारी पड़ता। दोनों के कपड़े खून से सने थे, दोनों ही काफी जख्मी हो गए थे। उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। गुरु माँ को जब इस बारे में पता चला तो वो भी वहां पर जल्दी ही आ गई थी। वो श्रेया को कुछ मदद करती या कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी। वो पीछे जोर की जाति के साथ गिर जाती हैं। उनके शिष्य जल्दी ही उनको उठाते हैं। तभी गुरु माँ ध्यान से श्रेया और उस दानव के आसपास देखती हैं तो उन्हें वहां पर एक खास प्रकार का चक्र दिखता है जो कि उनको उन दोनों के पास जाने से रोकता है, और इसे तोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वो जान गई थी कि श्रेया को उनने जो पुरानी किताबें दी थी उससे श्रेया ने ये चक्र जागृत किया है। उसने उन सारी किताबों का ज्ञान आत्मसात किया था। उन किताबों में बताए गए सारे युद्ध दाव अब श्रेया को याद हो गए थे। वो अब उनका अपनी तरफ से कैसे भी यूज कर सकती थी, पर उनको इस बारे में जानकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि उन किताबें में लिखे हुए मंत्र से वो खुद भी ये दिव्य चक्र तैयार कर नहीं पाई थी। वो कई बार फेल हो गई थी, इसलिए उनने उसके बारे में अभ्यास करना छोड़ दिया था। पर श्रेया ने काफी कम समय में सारी विद्या हासिल की थी, साथ में ही उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर रही थी। अब उनको इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। श्रेया अब इतनी कैपेबल हो गई थी कि वो आसानी से इस युद्ध को जीत सकती थी। श्रेया ने इस बार बेहद ही खतरनाक और प्राणघाती वार दानव पर किया, जिसका उस दानव के पास कोई तोड़ नहीं था। उस वार को देखकर खुद गुरु माँ भी बेहद शोक हो गई थी। दानव उस वार से जमीन पर गिर गया। उस वार के कारण उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, साथ में ही उसकी सांस भी धीमी हो गई थी। श्रेया उसके ऊपर अपना आखिरी वार करती है, जिससे दानव का अंत हो गया था। उसके अंत के साथ ही उसके शरीर से काला धुआं निकलता है, जो कि थोड़ी दूर आसमान में जाकर गायब हो जाता है। उसके अंत के साथ ही श्रेया ने उन दोनों के आसपास जो दिव्य चक्र बनाया था वो भी हट जाता है। श्रेया की हालत बेहद ही खराब थी, उसके गावों से खून बह रहा था। गुरु माँ जल्दी से आगे आकर अपनी शक्तियों से श्रेया के जख्मों को हील कर देती हैं। सारे गांव वाले श्रेया के पास जाकर अपने घुटने पर बैठ जाते और उनमें से एक व्यक्ति उसकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर उससे कहता है, बेटा, तुमने इसका अंत करके उसे मुक्त कर दिया है। वैसे हमें भी इस शरीर से मुक्ति दे दो, हमें मोक्ष चाहिए। हमने आपका बेहद सालों से इंतजार किया है। सारे गांव वाले श्रेया के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। श्रेया उन सबकी तरफ देखकर कहती है, अगर आप लोग यही चाहते हो तो ठीक है, मैं आप लोगों को मुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ये से जाने का समय आ गया है। मेरी किसी को बेहद जरूरत है, को मुझे पुकार रहा है, मुझे उसकी रक्षा करने के लिए जाना है।
वैसे भी मैं ये पर आप लोगों को मुक्ति देने के लिए ही आई हूँ। इतना कहकर वो एक नज़र गुरु माँ की तरफ देखती है। गुरु माँ उसको अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करती। उनकी सहमति से श्रेया अपनी नम आंखों से अपना हाथ आगे करके कुछ मंत्र कहती है। उसी के साथ उसके हाथ में एक दिव्य जल से भरा हुआ कलश आ जाता है। वो उस कलश में मौजूद दिव्य जल अपने हाथ में लेके सारे गांव वाले के ऊपर छिड़क देती है, जिससे सारे गांव वाले इस जल के उनके ऊपर पड़ने से वहां से पीली रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। उनको अपने जीवन से मुक्ति मिल चुकी थी। उनको अपने इतने सालों के इंतजार का फल मिल चुका था। वो सब इस दुनिया को छोड़कर जाते वक्त श्रेया को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद की वजह से श्रेया को आगे बहुत फायदा होने वाला था। श्रेया गांव वालों के इस जीवन से मुक्त होने के बाद गुरु माँ की तरफ देखती है, क्योंकि उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, साथ में उनके शिष्य भी। श्रेया उनको ऐसे देख उनके हाथ पकड़कर नीचे कर देती है और अपनी नम आंखों से ना में सिर हिला देती है। गुरु माँ उसकी तरफ देखकर कहती है, बेटा आपको ऐसे इमोशनल और कमजोर नहीं पड़ना है। आपको आगे बेहद कठिन प्रसंग का सामना करना है, जिसमें कई बार आपके अपने ही तुमको धोखा देंगे। उनसे तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें अपने सारे जज्बात और इमोशन के पर जाकर काम करना होगा। भगवान ने करोड़ों लोगों में से तुमको चुना है। खास इस काम के लिए तुमको अपना कर्तव्य निभाना होगा। कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, जिससे तुम भगवान की मदद से हर बार जीत कर ही निकलोगी। इतना कहकर वो उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखकर कहती है, बेटा अब मेरा जाने का समय भी करीब आ गया है, तो अब हम सबको आज्ञा दे दो। हमारा ये पर का काम खत्म हो गया है। उनकी बात श्रेया अपने दिल पर पत्थर रखकर उन सबको जाने की इजाजत दे देती है। गुरु माँ और उसके शिष्य श्रेया के इजाजत के बाद वो लोग भी एक पवित्र रोशनी के साथ अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। जाते समय गुरु माँ ने श्रेया को अपनी शक्ति बेट की रूप में दे दी थी। उनके शिष्य ने श्रेया को भी उन गांव वालों की तरह ही आशीर्वाद दिया था, वो अपने काम में सफल हो। वहां पर अब सिर्फ श्रेया ही अकेली रह गई थी। वो अपने मन में कुछ मंत्र बोलती है, जिससे वो उस होटल के रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसकी परछाई थी, जिसे गुरु माँ ने अपनी शक्तियों से बनाया था, जो कि उनके इस धरती पर से मुक्त होते ही गायब हो गई थी। और श्रेया के इस होटल में आते ही वो गांव भी बर्फ में कहीं गुम हो गया था। ऑस्ट्रेलिया खुराना विला में करण और जेनिफर का बेडरूम। मिस्टर के और जेनिफर के सारे कपड़े रूम में बिखरे पड़े थे। के जेनिफर के ऊपर था, वो उसके पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। के अपने होठों जेनिफर के होठों पर रख देता है और उसको पैशनेटली किस करता है। जब जेनिफर को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करता है, साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे जेनिफर आहें भर रही थी। के जेनिफर के गले को किस करके नीचे उसके कोलाबोन पर किस और बाइट करता है। जेनिफर के हाथ के बालों में चल रहे थे। के उसके कोलोरेबोन पर किस कर उसके होठों पर एक छोटा सा किस करके जेनिफर की आंखों में देखता है, जैसे वो उससे आगे बढ़ने की परमिशन ले रहा था। जेनिफर उसके ऐसे इजाजत मांगने पर अपने होठों को के होठों पर रख देती है। के उसकी हाथ समझकर उसको किस करते करते उसके अंदर एंटर होता है, जिससे जेनिफर की चीख निकल जाती है, जो कि उसके मुंह में ही दब जाती है। वो दोनों करीब 4 घंटे एक दोनों को ऐसे ही प्यार करते हैं, थक कर एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। यूएसए, लॉस एंजलिस। शिव और उसके टीम ने मिलकर जंगल के बीचों बीच नीचे बनी वो सीक्रेट लैब को ढूंढ लिया था। बस अब उनकी उस लैब के सिक्योरिटी डोर को पार करके आगे जाना था। रात के करीब 1 बजे शिव और उसकी टीम उस सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के पास थे। उनमें से एक ऑफिसर यानी कि आरव आगे आता है, जो कि एक हैकर था। सारी टीम इस वक्त अंडरग्राउंड लैब के आसपास को कवर कर लिया था और आरव, शिव, आकृति और राघव उस लैब के डोर यानी कि उस हाई टेक्नोलॉजी से बने पेड़ के आगे खड़े थे। उस पेड़ को अच्छी तरह से देखकर मनोज कहता है, चीफ अगर कोई इसको बारीकाई से ना देखे तो ये नकली पेड़ है, किसी को भी नहीं पता चलेगा, फूल ही नेचुरल लग रहा है। उसकी बात सुनने पर आरव को इस वक्त पेड़ को आजू बाजू देख रहा था, ताकि उसे वहां पर कोई बटन या कुछ ऐसा मिले जिससे पासवर्ड टाइप करने का कोई ऑप्शन दिखे, पर उसे वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। वो शिव से कहता है, चीफ मनोज की बात बिल्कुल सही है, ये पेड़ हमें नेचुरल ही दिखेगा, ये बेहद ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मुझे इसके आसपास कोई भी बटन या कोई भी ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आ रही है जिससे हम इसको हैक कर सके, साथ में उसके मदद से इस पेड़ के नीचे का रास्ते तक पहुंच सके। उसकी बात सुनकर पर शिव उन सबकी तरफ देखकर कहता है, ध्यान से देखो, यही कहीं होगा।
यही उस अंडरग्राउंड लैब में जाने का डोर है। इसका मतलब केके ने जरूर यहीं पर कुछ तो ऐसा डिजाइन किया ही होगा जिसमें हमको पासवर्ड का ऑप्शन मिले। वैसे भी अगर तुम जैसा कह रहे हो, अगर वैसे ये पेड़ हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना है तो ये पर जरूर इस पेड़ से होकर जो रास्ता उस लैब की तरफ जाता है, उस रास्ते पर जाने के लिए इस पेड़ में जरूर कुछ न कुछ फिक्स किया ही होगा। कोई बटन या फिर कोई तो खास डिजाइन बनाया ही होगा जिसको टच करते ही या तो डोर ओपन हो या पासवर्ड का ऑप्शन आ जाए। शिव की बात सुनकर सब उस पेड़ को ध्यान से देखकर कोई बटन या कोई ऐसी चीज जिससे पेड़ को अपने जगह से हट जाए और उनको उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता मिल जाए। वो सब उस चीज को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं पर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तभी मनोज गुस्से के मारे अपने सर के ऊपर की पेड़ ढाली को खींचता। उसके उस ढाली को खींचते ही डिंग की आवाज के साथ पेड़ के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें पासवर्ड, आई स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग साथ में ही वॉइस पासवर्ड मांग रहा था। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी पासवर्ड देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। राघव अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल करके मनोज को साइड हग करके कहता है, भाई पहले ही इसे खींचना था ना, हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मनोज उसकी बात पर कहता, हाँ ना, मैंने पहले इसे देखा ही नहीं। वो केके ने क्या सॉलिड दिमाग चलाया है। डाली को खोलो और सीक्रेट लैब के रास्ते पर जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाओ। बाकी के सभी उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और अपना काम करते हैं। आरव उसमें कुछ टाइप करके देखता है, उसकी सेटिंग चेक करें, उसका हैक किया जा सकेगा कि नहीं ये देखने के लिए। वो जब चेक करता है तो अपने सर पर हाथ रखकर शिव की तरफ देखकर कहता, चीफ इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर हमने कुछ भी गड़बड़ की तो इस पेड़ के अंदर एक ऐसा केमिकल इंसर्ट किया है जिससे हम सबको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हमें को अगर उसे खोलना है तो हमको इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड, आई स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग साथ में ही वॉइस पासवर्ड की भी जरूरत है। उसकी बात सुनकर शिव उनसे थोड़ी दूर जाकर अपना मोबाइल निकल कर किसी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ से बस मुझे 10 मिनट चाहिए, ऐसा मैसेज आता है। शिव उस मैसेज को देखकर कहता है, ठीक है, हरी अप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये मैसेज करके वो अपना फोन अपने पॉकेट में डालकर उस पेड़ की तरफ जाता है जहां पर पहले ही राघव, आरव, आकृति और मनोज उस पेड़ की सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे थे। शिव उनसे कहता है, अगले 10 मिनट में इस पेड़ को खोलने के लिए जिस भी पासवर्ड की गरज है वो हमारे पास होगी। शिव की बात सुनकर उन सब के चेहरे पर अब तक जो परेशानी और चिंता थी वो सब खत्म हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया खुराना विला, करण और जेनिफर का बेडरूम। 5 मिनट पहले जेनिफर के फोन पर किसका मैसेज आया था वो मैसेज पढ़कर वो अपने काम पर लग जाती है। वो अपने साथ बेड पर सोई इंसान की तरफ देखती है जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। वो पहले उसके चेहरे के आग हाथ हिलाती है, वो जाग रहा है या सो रहा है वो देखती है। इसके बाद वो उसका मोबाइल लेती है जो कि केके के साइड टेबल पर रखा था। उसको उठाकर वो उसको अनलॉक करने लगती है तो उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तभी स्क्रीन अनलॉक होती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसमें फेस स्कैन का ऑप्शन था जिसको देखकर उसके चेहरे पर साइन आती है। वो मोबाइल को केके के सामने कर देती है। केके के फेस स्कैन होते ही वो मोबाइल अनलॉक होता है। केके ने जब अपना फेस बदल कर करण खुराना का किया था तभी उसने अपने फोन का पासवर्ड भी चेंज कर लिया। करण खुराना का फेस पासवर्ड डाला था। फोन को अनलॉक होते ही वो उस फोन में कुछ टाइप करी है। ऐसा करके वो उस नंबर फिर से मैसेज करती है जिससे उसको कुछ मिनट पहले मैसेज आया था। केके के फोन की सेटिंग चेंज करके वो उस फोन को फिर से उसके जगह पर रख देती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल में केके के फिंगरप्रिंट स्कैन करती है और उन जो अपने रूम में केके के आने से पहले कैमरा लगाया था इसमें से कुछ ही क्लिप यानी कि बस केके का वॉइस उसे जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर पर सेंड कर देती है। उसके बाद वो केके के पास लेटकर उसके चेहरे को घूरते हुए उससे कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे हस्बैंड को मारकर खुद उसका चेहरा रहकर उसकी पहचान लेकर तुम रह रहे हो। पर अब बस हो गया, मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था कि तुम मेरे करण नहीं हो। जिस वक्त तुम मेरे सामने पहले बार आए थे पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था और जैसे डे से मैं तुम्हारे साथ रह रही उसी के साथ मेरा शक सही साबित हुआ। वैसे तुमने करण को मारा उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है पर तुमने कुछ बेहद ही बड़ा गुनाह किया है। शायद तुमको उसके बारे में अब कुछ याद ही नहीं पर जल्द ही मैं तुमको उसके बारे में याद दिलाकर उसकी सजा तुमको दूंगी। मुझे तुम पर शक हुआ था और वो सही भी साबित हुआ। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। इस बात का मैंने तुमको एहसास ही नहीं होने दिया।
तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे तुम्हारी ही गलती की वजह से पता चला। बस तुम्हारी यही गलती थी कि तुमने मेरे हस्बैंड की जगह तो ले ली, पर उसके और मेरे बीच का रिश्ता कैसा था उसके बारे में तुमने कुछ पता ही नहीं किया, इसलिए तुम उस एक्सीडेंट के बाद मेरे इतने करीब आ गए। तुमने हर बार मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन ले ली थी, पर करण ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया था कि हम बस दुनिया के सामने अच्छे कपल का दिखावा करते थे, पर असल में तो हम एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैं भी क्या सोच रही जो अब इस बात का कोई फायदा ही नहीं। करण तो मर गया है और तुम भी दो रहे हो। तुमको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुमने जो इस रूम में कैमरा लगाया है, तुम्हें पता है? नहीं, तुम कैसे पता होगा? उस कैमरे में तुम वही देखते हो जो मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ, और जो गोलियां तुम मुझे खिला रहे हो वो तो मैंने कभी खाई ही नहीं। इतना कहकर वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपना एक हाथ के चेस्ट पर फिराने लगती है। इस वक्त के एक गहरी नींद में था। उसको जेनिफर ने अभी जो कुछ भी कहा था कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। जेनिफर ने उसको नींद की गोली खिलाई थी, जिससे वो गहरी नींद में सो गया था, इस बात से बेखबर कि वो अब बेहद बड़े संकट में पड़ने वाला था। ऑस्ट्रेलिया खुराना विला में करण और जेनिफर का बेडरूम। मिस्टर के और जेनिफर के सारे कपड़े रूम में बिखरे पड़े थे। के जेनिफर के ऊपर था, वो उसके पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। के अपने होठों जेनिफर के होठों पर रख देता है और उसको पैशनेटली किस करता है। जब जेनिफर को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करता है, साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे जेनिफर आहें भर रही थी। के जेनिफर के गले को किस करके नीचे उसके कोलाबोन पर किस और बाइट करता है। जेनिफर के हाथ के बालों में चल रहे थे। के उसके कोलोरेबोन पर किस कर उसके होठों पर एक छोटा सा किस करके जेनिफर की आंखों में देखता है, जैसे वो उससे आगे बढ़ने की परमिशन ले रहा था। जेनिफर उसके ऐसे इजाजत मांगने पर अपने होठों को के होठों पर रख देती है। के उसकी हाथ समझकर उसको किस करते करते उसके अंदर एंटर होता है, जिससे जेनिफर की चीख निकल जाती है, जो कि उसके मुंह में ही दब जाती है। वो दोनों करीब 4 घंटे एक दोनों को ऐसे ही प्यार करते हैं, थक कर एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। यूएसए, लॉस एंजलिस। शिव और उसके टीम ने मिलकर जंगल के बीचों बीच नीचे बनी वो सीक्रेट लैब को ढूंढ लिया था। बस अब उनकी उस लैब के सिक्योरिटी डोर को पार करके आगे जाना था। रात के करीब 1 बजे शिव और उसकी टीम उस सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के पास थे। उनमें से एक ऑफिसर यानी कि आरव आगे आता है, जो कि एक हैकर था। सारी टीम इस वक्त अंडरग्राउंड लैब के आसपास को कवर कर लिया था और आरव, शिव, आकृति और राघव उस लैब के डोर यानी कि उस हाई टेक्नोलॉजी से बने पेड़ के आगे खड़े थे। उस पेड़ को अच्छी तरह से देखकर मनोज कहता है, चीफ, अगर कोई इसको बारीकाई से ना देखे तो ये नकली पेड़ है, किसी को भी नहीं पता चलेगा, फुली नेचुरल लग रहा है। उसकी बात सुनने पर आरव को इस वक्त पेड़ को आजू बाजू देख रहा था, ताकि उसे वहां पर कोई बटन या कुछ ऐसा मिले जिससे पासवर्ड टाइप करने का कोई ऑप्शन दिखे, पर उसे वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। वो शिव से कहता है, चीफ, मनोज की बात बिल्कुल सही है, ये पेड़ हमें नेचुरल ही दिखेगा, ये बेहद ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मुझे इसके आसपास कोई भी बटन या कोई भी ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आ रही है जिससे हम इसको हैक कर सके, साथ में उसके मदद से इस पेड़ के नीचे का रास्ते तक पहुंच सके। उसकी बात सुनकर पर शिव उन सबकी तरफ देखकर कहता है, ध्यान से देखो, यही कहीं होगा, यही उस अंडरग्राउंड लैब में जाने का डोर है। इसका मतलब के ने जरूर यह पर कुछ तो ऐसा डिजाइन किया ही होगा जिसमें हमको पासवर्ड का ऑप्शन मिले। वैसे भी अगर तुम जैसा कह रहे हो, अगर वैसे ये पेड़ हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना है तो ये पर जरूर इस पेड़ से होकर जो रास्ता उस लैब की तरफ जाता है, उस रास्ते पर जाने के लिए इस पेड़ में जरूर कुछ न कुछ फिक्स किया ही होगा, कोई बटन या फिर कोई तो खास डिजाइन बनाया ही होगा जिसको टच करते ही या तो डोर ओपन हो या पासवर्ड का ऑप्शन आ जाए। शिव की बात सुनकर सब उस पेड़ को ध्यान से देखकर कोई बटन या कोई ऐसी चीज जिससे पेड़ को अपने जगह से हट जाए और उनको उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता मिल जाए। वो सब उस चीज को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, पर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तभी मनोज गुस्से के मारे अपने सर के ऊपर की पेड़ ढाली को खींचता। उसके उस ढाली को खींचते ही डिंग की आवाज के साथ पेड़ के सामने एक स्क्रीन आती है, जिसमें पासवर्ड, आई स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, साथ में ही वॉइस पासवर्ड मांग रहा था। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी पासवर्ड देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। राघव अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल करके मनोज को साइड हग करके कहता है,
भाई पहले ही इसे खींचना था ना, हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मनोज उसकी बात पर कहता, हाँ ना, मैंने पहले इसे देखा ही नहीं। वो केके ने क्या सॉलिड दिमाग चलाया है। डाली को खोलो और सीक्रेट लैब के रास्ते पर जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाओ। बाकी के सभी उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और अपना काम करते हैं। आरव उसमें कुछ टाइप करके देखता है, उसकी सेटिंग चेक कर है, उसका हैक किया जा सकेगा कि नहीं ये देखने के लिए वो जब चेक करता है तो अपने सर पर हाथ रखकर शिव की तरफ देखकर कहता, चीफ इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर हमने कुछ भी गड़बड़ की तो इस पेड़ के अंदर एक ऐसा केमिकल इंसर्ट किया है जिससे हम सबको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हमें को अगर उसे खोलना है तो हमको इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड, आई स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, साथ में ही वॉइस पासवर्ड की भी जरूरत है। उसकी बात सुनकर शिव उनसे थोड़ी दूर जाकर अपना मोबाइल निकल कर किसी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ से ओक बस मुझे 10 मिनट चाहिए, ऐसा मैसेज आता है। शिव उस मैसेज को देखकर कहता है, ठीक है, हरी अप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये मैसेज करके वो अपना फोन अपने पॉकेट में डालकर उस पेड़ की तरफ जाता है जहां पर पहले ही राघव, आरव, आकृति और मनोज उस पेड़ की सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे थे। शिव उनसे कहता है, अगले 10 मिनट में इस पेड़ को खोलने के लिए जिस भी पासवर्ड की गरज है वो हमारे पास होगी। शिव की बात सुनकर उन सब के चेहरे पर अब तक जो परेशानी और चिंता थी वो सब खत्म हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया खुराना विला, करण और जेनिफर का बेडरूम। 5 मिनट पहले जेनिफर के फोन पर किसका मैसेज आया था वो मैसेज पढ़कर वो अपने काम पर लग जाती है। वो अपने साथ बेड पर सोई इंसान की तरफ देखती है जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। वो पहले उसके चेहरे के आग हाथ हिलाती है, वो जाग रहा है या सो रहा है वो देखती है। इसके बाद वो उसका मोबाइल लेती है जो कि के साइड टेबल पर रखा था, उसको उठाकर वो उसको अनलॉक करने लगती है तो उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तभी स्क्रीन अनलॉक होती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसमें फेस स्कैन का ऑप्शन था जिसको देखकर उसके चेहरे पर साइन आती है। वो मोबाइल को के सामने कर देती है। के फेस स्कैन होते ही वो मोबाइल अनलॉक होता है। के ने जब अपना फेस बदल कर करण खुराना का किया था तभी उसने अपने फोन का पासवर्ड भी चेंज कर लिया। करण खुराना का फेस पासवर्ड डाला था। कोष्टक, फोन को अनलॉक होते ही वो उस फोन में कुछ टाइप करी है, ऐसा करके वो उस नंबर फिर से मैसेज करती है जिससे उसको कुछ मिनट पहले मैसेज आया था। के फोन की सेटिंग चेंज करके वो उस फोन को फिर से उसके जगह पर रख देती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल में के फिंगरप्रिंट स्कैन करती है और उन जो अपने रूम में के आने से पहले कैमरा लगाया था इसमें से कुछ ही क्लिप यानी कि बस के का वॉइस उसे जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर पर सेंड कर देती है। उसके बाद वो के पास लेटकर उसके चेहरे को घूरते हुए उससे कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे हस्बैंड को मारकर खुद उसका चेहरा रहकर उसकी पहचान लेकर तुम रह रहे हो। पर अब बस हो गया, मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था कि तुम मेरे करण नहीं हो। जिस वक्त तुम मेरे सामने पहले बार आए थे पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था और जैसे डे से मैं तुम्हारे साथ रह रही उसी के साथ मेरा शक सही साबित हुआ। वैसे तुमने करण को मारा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर तुमने कुछ बेहद ही बड़ा गुनाह किया है। शायद तुमको उसके बारे में अब कुछ याद ही नहीं, पर जल्द ही मैं तुमको उसके बारे में याद दिलाकर उसकी सजा तुमको दूंगी। मुझे तुम पर शक हुआ था और वो सही भी साबित हुआ, मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। इस बात का मैंने तुमको एहसास ही नहीं होने दिया। तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे तुम्हारी ही गलती की वजह से पता चला। बस तुम्हारी यही गलती थी कि तुमने मेरे हस्बैंड की जगह तो ले ली पर उसके और मेरे बीच का रिश्ता कैसा था उसके बारे में तुमने कुछ पता ही नहीं किया, इसलिए तुम उस एक्सीडेंट के बाद मेरे इतने करीब आ गए। तुमने हर बार मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन ले ली थी, पर करण ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया था कि हम बस दुनिया के सामने अच्छे कपल का दिखावा करते थे, पर असल में तो हम एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैं भी क्या सोच रही जो अब इस बात का कोई फायदा ही नहीं। करण तो मर गया है और तुम भी दो रहे हो। तुमको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुमने जो इस रूम में कैमरा लगाया है, तुम्हें पता है? नहीं, तुम कैसे पता होगा? उस कैमरे में तुम वही देखते हो जो मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ, और जो गोलियां तुम मुझे खिला रहे हो वो तो मैंने कभी खाई ही नहीं। इतना कहकर वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपना एक हाथ के चेस्ट पर फिराने लगती है। इस वक्त के एक गहरी नींद में था। उसको जेनिफर ने अभी जो कुछ भी कहा था कुछ भी सुनाई नहीं दिया था।
जेनिफर ने उसको नींद की गोली खिलाई थी, जिससे वो गहरी नींद में सो गया था, इस बात से बेखबर कि वो अब बेहद बड़े संकट में पड़ने वाला था। लॉस एंजलिस, शिव के फोन पर नोटिफिकेशन आती है, जिसमें फिंगरप्रिंट, साथ में ऑडियो और आई स्कैन किए हुए फोटोज आते हैं। साथ में पासवर्ड के लिए केके मोबाइल पर अब पूरा उनका कंट्रोल था। शिव वो सारी इन्फॉर्मेशन आरव को ट्रांसफर कर देता है। उस सारी इन्फॉर्मेशन से आरव उस पेड़ के सामने की स्क्रीन में इंसर्ट करता है। उसके ऐसे करते ही पेड़ के स्क्रीन पर प्रोसेस सक्सेसफुल का आइकॉन शो होता है। पेड़ अपनी जगह से हिलता है, उसी के साथ वहां पर बना हुआ रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। शिव अपने कुछ ऑफिसर को बाहर ही छोड़ता है और उसकी जो 6 लोगों की टीम थी उनके साथ उस पेड़ के साइड होते ही को रास्ता दिख रहा था उसमें एंटर करता है। वो लोग उस रास्ते से होते हुए बड़ी ही सावधानी से अपना एक एक कदम आगे रख रहे थे। उनके सामने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं आया था, जो कि केके के एंटर करते ही आता था उसके आगे सर जुलते थे। वहां पर कुछ तो गड़बड़ थी। शिव और उसकी टीम जब उस लैब के डोर के पास पहुंचकर उसको ओपन करके अंदर जाते हैं, तो वो डोर ओपन करे ही उन सबको अपने सामने वाइट धुआं दिखता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस लैब में एक दमको होता है, जिसके साथ ही वो लैब जमीन में दस्ती जा रही थी। शिव उस वाइट धुएं के देख के पहले ही समझ गया था कुछ तो गलत है, इसलिए वो पहले ही अपनी टीम के साथ उस लैब से बाहर निकल गया था। उनके उस लैब से बाहर आते ही उस लैब में ब्लास्ट होता और वो मिट्टी में मिल जाती है। सब लोगों ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। सब एक पल के लिए डर ही गए थे, अगर शिव ने उनको सही टाइम पर भैंस नहीं निकला होता तो इस वक्त वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मनोज अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी सांस नॉर्मल करके कहता है, बॉस आज हम सब आपकी वजह से जिंदा हैं, आप ही हमारे भगवान हो। मनोज की बात पर सब अपनी सहमति बताते हैं। मनोज आगे कहता है, वैसे बॉस आपको कैसे पता चला कि कोई खतरा है? अपने हमें जल्दी वहां से बाहर निकले को कहा। मनोज शिव से पूछकर उसकी तरफ उत्सुकता के साथ अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके साथ सारे टीम मेंबर भी शिव की तरफ देखकर इसके जवाब का वेट कर रहे थे। मनोज की बात पर शिव अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशन के कहता है, जब हमने इस डोर को ओपन किया तो वह से वाइट धुआं आए, जिससे हमें सामने का कुछ नहीं दिख रहा था। उसी के साथ आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उस वाइट धुएं में भी एक रेड लाइट नजर आ रही थी, जो कि बेहद छोटी थी, किसी बॉम्ब की थी। उन लोगों हमारे यहाँ आने की पहले पता लग गया था, जिससे वो लोग इस लैब में बॉम्ब फिक्स करके पहले ही जा चुके थे। बस मैंने वहां पर उस बॉम्ब में लगी रेड लाइट देखी थी, उसी वजह से मैंने तुम सबको जल्दी ही बहस निकलने को कहा। अगर 1 सेकंड भी लेट होते तो हम सब इस जमीन के नीचे जी दबकर मर जाते। इतना कहकर शिव अपनी टीम पर एक नज़र डालकर उनसे कहता है, अब तुम लोगों को जो भी बातें करनी है वो सेफ हाउस में जाके करेंगे। चलो ये से जल्दी, शायद कोई हम पर नज़र रख रहा है, तो सब स्प्लिट होके सेफ हाउस में आएंगे। साथ में ध्यान रखना इनको हमारे ठिकाने का पता न चले। शिव की बात पर सब सीरियस फेस के साथ यस सर कहकर वहां से अलग अलग होकर निकल जाते हैं। जो भी उनका पीछा कर रहा था, इसको उनके लोकेशन के बारे में पता ही नहीं चला। सब उसके नज़रों के सामने से ऐसे गायब हुए कि जैसे कोई भूत हो। उन सब के वहां से जाते ही वो भी वहां से चला जाता है, पर उसको इस बारे में नहीं पता था कि कोई उसको पीछे कुछ दूरी पर खड़े होकर उसी को देख रहा था। उसके वहां से जाते ही वो इंसान भी उसके पीछे चला गया था। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।